मुंबई में मैं हाजी अली जो एक एरिया है वहाँ पे रहता था। वहाँ हाँ। पे हाजी अली पे सिग्नल पे किताबें बेचता था मैं। 10वीं का एग्जाम दिया, फेल हो गया था। स्कॉलरशिप मिली थी यहाँ पे आने के लिए, जो 10 महीना अमेरिका में आके पढ़ाई करने के लिए। तो वो 10 महीना पढ़ाई करके मैं वापस जब जा रहा था तो वैसा जॉब मिला। तो वैसे काम करते करते एक फैमिली से मिला। उन लोग ने बोला, उन लोग ने इसी सवाल जवाब किया बातचीत में। उन लोगों ने बोला अगर तुमको पढ़ने का इतना शौक है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे यहाँ पे आने के Audio लिए। Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सलमान। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सलमान से, सलमान के द्वारा उनके जो लाइफ है जो उन्होंने बिताया है, जहाँ पे वो मुंबई से लेकर यूएस तक गए और उन्होंने अपने एजुकेशन कंप्लीट किया है। उनका जो लाइफ है काफी स्ट्रगल से भरा हुआ है। और कोई भी जो स्टूडेंट जो इंडिया के अंदर में गरीब है या फिर मिडिल क्लास का है, उनके लिए ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में सलमान से हम जानेंगे उनके लाइफ के बारे में। तो सलमान, आप अपने लाइफ के बारे में बताइए कि आपका स्टार्टिंग कैसे हुआ था, वहां से आप यूएस कैसे गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू सो मच आपके चैनल पे बुलाने के लिए। एंड तो मेरा लाइफ मुंबई से स्टार्ट हुआ, जैसे कि शिपू ने बताया। और मुंबई में मैं हाजी अली जो एक एरिया है वहाँ पे रहता था। वहाँ पे हाँ। हाजी अली पे सिग्नल पे किताबें बेचता था मैं, और वहीं पे मेरा बचपन गुजरा है। अच्छा। फिर वहीं पे रिया है बहुत टाइम पर। जब 18-19 साल का हो गया था तब एक संस्था वहाँ पे आई थी, और वो संस्था के लोग ने कहा कि अगर आप पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड हो तो हम आपको पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा भाई मेरे से तो नहीं होएगा ये सब, क्योंकि मैं स्कूल स्कूल जाता नहीं। तो बट उन्होंने बोला कि कोशिश करके देखो। तो फिर वही संस्था की मदद से फिर पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। फिर 10वीं का एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया था, फिर से स्टार्ट किया। फिर 10वीं पास किया, 11वीं पास किया, फिर 12वीं पास किया। फिर जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी यहाँ पे आने के लिए, जो 10 महीना अमेरिका में आके पढ़ाई करने के लिए। तो वो 10 महीना पढ़ाई करके मैं वापस जब जा रहा था तो मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मुझे वापस आना है यहाँ पे और पूरी पढ़ाई करना है, मतलब अच्छे से पूरी डिग्री लेके जाना है। तो ऊपर वाले का करम और लोगों की दुआ साथ आई। फिर मैं गाइडिंग का काम करता था मुंबई में, साइड बाय साइड में। मतलब पढ़ाई जैसे जैसे करने लगा, इंग्लिश थोड़ी अच्छी होने लगी। तो मुंबई के जो लोकल गाइड होते हैं ना, आप देखे रहेंगे, जो लोगों को घुमाते अलग अलग जगह, हाँ। तो वैसा जॉब मिला। तो वैसे काम करते करते एक फैमिली से मिला। उन लोग ने बोला, उन लोग ने इसी सवाल जवाब किया बातचीत में। उन लोग ने बोला अगर तुमको पढ़ने का इतना शौक है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे यहाँ पे आने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। तो फिर उन्होंने बहुत मदद किया, उनकी मदद से फिर यहाँ पे आ पाया। और अभी फ़िलहाल तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और फाइनली यहाँ पे आके एमबीए किया मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में। और अभी आपके सामने खड़ा हूँ, मौका मिला आपके चैनल पे आने का। ये है अपनी क्या स्टोरी आपने वाली। बताया कि आपको स्कॉलरशिप मिला था, तो आपको किस प्रकार का स्कॉलरशिप मिला था। तो हर साल है ना सर, एक 10 महीने का, दो, मतलब जो भी लोग ग्रेजुएशन नहीं करे उनके लिए एक स्कॉलरशिप आता है हर साल इंडिया में, जिसका नाम है CCIP, कम्युनिटी कॉलेज इनिशिएटिव प्रोग्राम। तो उसमें अप्लाई करना होता है। उसका फॉर्म यूजुअली अक्टूबर नवंबर में आता है। तो अभी ना उसका फॉर्म आया रहेगा, अगर जिनको अप्लाई करना है वो देख सकते हैं। और वो पूरा 100% स्कॉलरशिप रहता है यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से। ओके। तो सर, जैसे कि आपने बताया थे कि आप 10th में फेल हो गए थे, जी आपने बताया था। तो यूएस के यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन के लिए डालते हैं अपना, तो अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आप जैसे कि टोफेल का एग्जाम देते हैं या फिर सेट या जीमेट देते हैं। जी। तो आप टोफेल सेट या जीमेट को एग्जाम देते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। तो आप जब जी अप्लाई करते हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जाता है, जहाँ पे आपका ओवरऑल जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी होता है उसी के साथ साथ। तो यहाँ पे एडमिशन में आपका जो मार्क जो है, जो काफी सारे लोगों का ये होता है कि यहाँ पे जैसे कि उनका एवरेज मार्क होता है या फिर किसी कारण से वो फेल हो जाते हैं अपने बोर्ड में, 10th में या 12th में। तो क्या वो मैटर करता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन टाइम में, प्रॉब्लम आ सकता है उससे या फिर नहीं आता है। मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया सर, क्योंकि वो लोग ये देखते हैं, 10वीं का इतना मैटर नहीं करता उनको, 11वीं 12वीं
और फिर अगर तुम समझ कौन जो तुम डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मैंने मास्टर के लिए अप्लाई किया ना, तो वो बैचलर जो डिग्री होती है उसके उसका जो ग्रेड है वो मैटर करता है सर, कि बैचलर में आपको कितने आए थे, कैसे आए थे और क्या है। तो अगर 10वीं में आप फेल भी हो तो इतना मैटर नहीं करता इतना, वो बैचलर डिग्री में। और वो जो तुम्हारी जो भी डिग्री की जो भी तुम्हारा क्रेडिट सिस्टम होता है, जो ग्रेड मिलता है, वो तुमको कन्वर्ट करना पड़ता है अमेरिका के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो एक ऑर्गेनाइजेशन सीजीपी है, से। हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है WES बोल के, आई बिलीव वर्ल्ड समथिंग फुल फॉर्म उनका, एक सेकेंड हम अभी बताता। WES बोल के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तुम्हारा क्रेडिट को ट्रांसफर करती है, क्रेडिट इवैल्यूएशन करती है। हाँ, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, ये तुम्हारा जो क्रेडिट है उनको, मतलब जो भी तुम्हारा इंडिया में जितना भी मार्क्स वार्क्स रहता है उसको अमेरिका के हिसाब से वो कन्वर्ट करके, और वो डायरेक्टली जो भी यूनिवर्सिटी में तुम अप्लाई कर रहे हो वहां पे भेज देती है जब अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली। पर उनका फीस लगता है ऑफ कोर्स, बट तो वो सब, क्योंकि जो यहाँ की अमेरिका की यूनिवर्सिटी रहती है वो अपना डायरेक्टली कॉलेज सर्टिफिकेट जो भी है वो एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग, उनको वेरिफिकेशन चाहिए रहता है। और जो WES है, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो तुम्हारा सर्टिफिकेट वेरीफाई भी करती है और कन्वर्ट भी करती है अमेरिका के यूनिवर्सिटी के हिसाब से। और वो इम्पोर्टेंट स्टेप सर है, अगर तुम डायरेक्टली अगर भेजोगे तुम्हारा सर्टिफिकेट यहाँ की कॉलेज के लिए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वो स्टेप है रिजेक्ट कर देते हैं। जी। सर सर जैसे कि आप यूएस गए यहाँ से, तो यूएस में अरे सर जाने के मत बाद क्या बोलो, क्या स्ट्रगल हुआ? एक सेकेंड रुको, सर मत बोलो मेरे को, मेरा नाम लेके बोल सकते हो, सलमान भाई। सलमान सही है, हाँ सलमान बोलो चलेगा। सर कहाँ सलमान बोल रहे भाई, हो यार? जैसे कि आप यूएस गए, और जाने के बाद जैसे कि काफी सारे इंडियन स्टूडेंट जाना चाहते हैं, काफी सारे लोग, तो वहां पे जाने के बाद आपको क्या क्या स्ट्रगल हुआ? भाई असली स्ट्रगल सच बताओ ना तो यहाँ आने के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि अब तो अमेरिका पहुंच गया, अब सब कुछ ठीक है। नहीं भाई देखो, हाँ। पहली बात तो यहाँ का सिस्टम समझना रहता है कि सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। हम लोग तो ऑलरेडी मिडिल क्लास लोअर क्लास से पले बड़े, तो हमको धक्के खाने की तो आदत है, पर यहाँ का जो धक्का अलग तरीके का होता है ना भाई, ये स्ट्रेस रहता है रोज। पढ़ाई में अपने को कैसा, यहाँ का पढ़ाई सिस्टम अलग है, तो थोड़ा बहुत वो समझने में थोड़ा टाइम जाता है ना। डिग्री डिग्री पे ऐसा होता रहता है, पर लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे मोस्टली। फिर उसके बाद यहाँ पे आने के सर बाद पूरा का बोलो वहाँ क्या का था, तो सर लाइफ स्टाइल भी इंडिया से काफी चेंज है, जैसे कि डे है टू ना। डे लाइफ में भी। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है आपका। आपको अपना हर काम खुद करना पड़ता है, आपको अपना घर ढूंढना पड़ता है पहला तो रहने के लिए। फिर जिस घर में रहते हो घर की सफाई, खाना पीना, बर्तन कपड़ा लत्ता, शॉपिंग, हर चीज आपको खुद करना पड़ता है यहाँ पे आके। तो वो टाइम ऐसा ऐसा लगता है कि अरे बहुत टाइम रहेगा हाथ में, ये करेंगे वो करेंगे, बट टाइम हाथ में नहीं रहता है। फिर यहाँ पे हर चीज बहुत महंगी रहती है, एक एक चीज जब आप नवे आते हो ना, आप खरीदते हो तो आप ऐसा कन्वर्ट करके देखते हो कि मैं मिर्ची ले रहा हूँ तो जिसका मैं $4 भर रहा हूँ, बाप रे बाप, इंडिया में तो हो गया ये कितना हो गया, 180 ये 180 तीन करीब सौ करीब। साठ रुपए की इतनी सी मिर्ची आ रही है बोले। अब क्या करूं मैं तो। अब पार्ले जी बिस्किट खरीदते हो, आप दूध खरीदते हो, चाय बनाने के लिए सामान लेते हो, तो आप सोच में लग जाते हो कि ये कितना महंगा है यहाँ पे सब कुछ। तो मेंटली वो इतना प्रिपेयर नहीं रहते आप, है ना। आ तो जाते हो हम्म। खुशी खुशी, पर फिर वो मेंटली खुद को प्रिपेयर करना। फिर घर वालों की याद आती है, अगर घर दोस्त कोई होता नहीं है जब आप नवे रहते हो मोस्टली, तो ये फील लगे कहाँ आ गया यार मैं, ना कोई अपना है ना कोई पहचान वाला है, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ हाँ होता है, वो पर तो सर। स्लोली फिर आपको आदत पड़ जाती है। जैसे कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं, हमारी ये एक ताकत ये है हमारी कि हम लोग सीख जाते हैं कैसे ना कैसा समाज के साथ जीना, तो वो हो जाता है फिर। सर जैसे आप यूएस गए थे, तो वहां पे आप जैसे कि आप बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में जब आप यूएस गए थे तो वहां पे जैसे बात है, अपना खर्चा के लिए भी आपको खुद ही काम करना पड़ता होगा, तो वहां पे ओवरऑल वर्क अपॉर्चुनिटी किस तरीके का मिलता है स्टूडेंट को? तो भाई अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो पहली बात तो यहाँ का कानून है कि आप काम नहीं कर सकते। स्टूडेंट लोग पहले साल आप काम नहीं कर सकते, पहला साल आपका पढ़ाई पे ही ध्यान नहीं रखना पड़ता, फिर उसके बाद से तुम काम ढूंढ सकते हो, पर वो काम स्कूल के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा काम जिससे तुम्हारी पढ़ाई को इफेक्ट ना करे, लीगली आपको काम करने नहीं देंगे।
पर कितने स्टूडेंट है जो कैश पे काम करते हैं, कैश पे मतलब लीगली नहीं बोलते उसको, उसको अंडर द टेबल पेमेंट बोलते हैं। इलीगली तो में। हाँ, गैस स्टेशन पे या फिर रेस्टोरेंट में, होटल में, जहाँ पे आप गैस स्टेशन मतलब पेट्रोल पंप, यहाँ पे उसको गैस स्टेशन बोलते हैं। तो वैसी जगह पे हम्म। लोग काम करके पैसा कमाते हैं। मैं 4 या 5 काम करता था एक दिन में भाई। मैं लोगों के घर के सफाई करना, विंडो क्लीन करना, लोगों के स्टॉल पे अलग-अलग तरीके से काम किया है मैंने भी। कुत्ते सँभालना, डॉग सिटिंग बोलते हैं जो, अलग-अलग तरीके से काम करके स्टार्टिंग अपना में ख मतलब स्टार्टिंग में काफी ज्यादा जो है यहाँ पे स्ट्रगल होता है। स्टार्टिंग और में स्ट्रगल होता है। जब आप एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद अपॉर्चुनिटी किस तरीके का मिलता है? जैसे कि आपकी एमबीए कर रहे हैं मार्केटिंग में, तो भाई आपको जैसे कुछ आप यहाँ पे आगे चल के क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा? जैसे आप यहाँ पे आते हो ना, तो ये एक बात तो है कि आपके दिल में वो रहती है चाह के कुछ करना है। तो जैसे-जैसे आपका लास्ट ईयर आने वाला रहता है ना, तो आप इंटर्नशिप करना स्टार्ट करते हो। इंटर्नशिप उनके साथ करते हो, जो आपको प्रॉमिस करता है, वादा करते हैं कि भाई जैसे ही तुम्हारी एजुकेशन खत्म होएगा, हम तुमको जॉब ऑफर करेंगे। नहीं तो फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। जॉब ऑफर करना इट्स हम्म। नॉट इम्पोर्टेंट, जॉब ऑफर के साथ-साथ वो तुम्हारे को स्पॉन्सर भी करना चाहिए। तो जैसी तुम्हारी डिग्री खत्म हम्म। होती है ना, अगर तुम्हारा आईटी से रिलेटेड डिग्री है, स्टेम से रिलेटेड डिग्री है, स्टेम मतलब हम्म। साइंस, समझ गए। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ से रिलेटेड अगर तुम्हारी डिग्री है, इंजीनियरिंग। तो तुमको 3 साल का ओटीपी मिलता है, ओपीटी मिलता है, सॉरी, ओपीटी मतलब ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप 3 साल यहाँ पे काम कर सकते हो बिना H-1B वीज़ा और स्पॉन्सर के। पर अगर तुम्हारा नॉन स्टेम डिग्री है, तो आपको 1 ही साल का मिलता है। वो 1 साल में अगर जॉब ढूँढ लिए, जॉब ढूँढने के बाद आपको स्पॉन्सर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो ऑप्शन 2 है आपके पास, एक या तो आप वापस चले जाओ, दूसरा आप वापस से कोई एक और डिग्री करो, फिर से पढ़ाई करो और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करो, ऐसा होता है। तो मेरी नसीब अच्छी थी, मेरा नॉन स्टेम था, पर मेरे को जो पहला साल था उसमें एक अच्छी स्कूल में काम मिल गया, उनकी मैं कोविड में उनके मैं बहुत मदद कर रहा था उनके टाइम पे, तो उनको मेरा काम भी अच्छा लगा जो मैं करता हूँ वो भी, तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया और फिर उन्हीं के साथ मेरे को क्या बोलते हैं स्पॉन्सरशिप भी उन्हीं लोगों ने किया, तो अभी उन्हीं के साथ लगा हुआ हूँ। तो सर ये यूएस में जो है, यूएस में ओवरऑल जो यूएस का कल्चर और इंडियन कल्चर जो है काफी अलग है, ये बात तो बहुत क्लियर है। अलग और है। यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप का सर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, जो कि इंडियन स्टूडेंट मान लीजिए बैचलर करने जाना चाहते हैं वो, तो उनको किस तरीके का स्कॉलरशिप है, उनको क्या क्या चीज पे तैयारी करने का जरूरत तो स्कॉलरशिप एक अलग चीज़ हो जाती है और तैयारी एक अलग चीज़ हो जाती है, तो मैं दोनों चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो पहला तो है? मैंने जो प्रोग्राम किया था वो सीसीआईपी है, जो बैचलर से पहला करना रहता है। अगर बैचलर डिग्री हो गया तो वो नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो बैचलर से पहला अगर तुमको यहाँ पे सिर्फ 2 सेमेस्टर के लिए मतलब 10 महीने के लिए आना है, पढ़ना है, देखना है कैसा है, तो 100% स्कॉलरशिप मिलता है, वो कर सकते हैं। एक वो है, फिर दूसरा 2-3 और स्कॉलरशिप है, एक यस प्रोग्राम बोल के स्कॉलरशिप है। और एक और है जिसको बोलते हैं, क्या नाम है उसका यार? फेडरल स्कॉलरशिप है, अच्छा ही कुछ नाम है उसका, बट अगर आप उस पे जाओगे ना, यूथ अपॉर्चुनिटी एक वेबसाइट है जहाँ पे हर तरीके की स्कॉलरशिप पूरी दुनिया में निकल रही है, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो कि कहाँ-कहाँ पे कैसी-कैसी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो अलग-अलग स्कॉलरशिप यूएस के लिए भी अगर आ रही है तो, और बहुत सारे प्रोग्राम है ऐसे तो आज के ज़माने में, और यूथ अपॉर्चुनिटी पे ना आपको बहुत सारे मिल जाएँगे। लिंक्डइन पे भी आप ढूँढ सकते हो। तो फिर जैसे ही आप स्कॉलरशिप ढूँढते हो, अगर आप स्कॉलरशिप में एक्सेप्ट होते हो, या तो जो आपके स्कॉलरशिप के लोग हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप दिया वो आपको पूरा गाइड करते हैं मोस्टली कि क्या-क्या प्रोसेस करना है। और अगर वो गाइड नहीं भी करे तो हम्म। इतना कुछ नहीं है, आप कॉलेज में अप्लाई करते हो, फिर हाँ। कॉलेज से आपको आई-20 मिलता है। फिर वो आई-20 लेके आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो और फिर वीज़ा ओके। आपको मिलता है और फिर आप यहाँ पे आ जाते हो। बट ओके। मोस्टली अगर स्कॉलरशिप मिलता है ना, अगर फुल स्कॉलरशिप, तो लाइफ बहुत अच्छी है, ओके। क्योंकि बहुत वो लोग हेल्प करते हैं जो भी स्कॉलरशिप देते हैं। क्योंकि उनको भी पता रहता है ना, आप नए हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। और और सर टोफेल या आइल्स में से यूएस में जो है टोफेल ही ज्यादा होता है यूनिवर्सिटी में जो है मान्यता। मोस्टली टोएफल चलता है यहाँ पे, पर जो जो भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो ना, वो लोग खुद बोलते हैं आपको कि उनको कौन-सा टेस्ट का रिज़ल्ट चाहिए। उनके वेबसाइट पे रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म में, कि उनको आइल्स चाहिए या टोएफल चाहिए। मोस्टली टोएफल है, तो मैं जब पहली बार आया था तब मैंने आइल्स दिया था, जब मैं एमबी के लिए आया तब टोएफल किया। तो अगेन वो जो भी कॉलेज आप जाते हो, यूनिवर्सिटी, वो लोग खुद बताते हैं
कि उनको क्या-क्या चाहिए तुमसे। उनके एप्लीकेशन पे लिखा हुआ रहता है सब कुछ। ओके। तो सर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे अगर किसी भी स्टूडेंट को तैयारी करना है तो उसको टोफेल का एग्जाम देना चाहिए। अगर स्टेप में बैचलर करना चाहते हैं तो सेट का, और अगर मास्टर करना चाहते हैं एमबीए से तो जीमेट का एग्जाम देना चाहिए। तो करेक्ट, ओवरऑल ये करेक्ट। पहले ही सर पहले ही स्कॉलरशिप मिल जाता है कि आपको सबसे पहले ये सब क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद स्कॉलरशिप मिलेगा, आप अप्लाई वो करेंगे? डि वो डिपेंड करता है ना कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो अलग-अलग कॉलेज, अलग-अलग यूनिवर्सिटी का अपना अलग-अलग क्या बोलते हैं, वो रूल्स रेगुलेशन होता है। तो वो एप्लीकेशन पे हम्म। लिखा रहता है कि क्या कैसा प्रोसेस है। एक चीज़ अच्छा होता है मोस्ट ऑफ द यूएस की यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उनकी एप्लीकेशन पे लिखा रहता है इंटरनेशनल का एक वेबसाइट उनका वेबसाइट एक वेब पेज होता है वेबसाइट पे, जहाँ पे पूरी डिटेल रहती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट को क्या-क्या करना है, ठीक है? और अगर आप स्कॉलरशिप आपको डायरेक्टली बाहर से मिल रही है, तो वो लोग फिर आपको गाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि आपको कब क्या करना है, समझे? पर एप्लीकेशन जब आप भरते हो ना, तभी आपको टेस्ट-वेस्ट का रिज़ल्ट सब पहले ही सब सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट तभी करेंगे ना, जब वो आपका सब कुछ देखेंगे। हाँ। तो अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो, समझो अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो और आपने कॉलेज ओके। देखा समझ लो यूता में, तो आप यूता हम्म। की वेबसाइट पे जाओगे, उनके जो कॉलेज है वहाँ पे देखोगे क्या-क्या चाहिए। फिर जब आप अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद उनके वेबसाइट पे रहता है कि वी नीड दिस डॉक्यूमेंट। उसमें से जो आपका स्कूल का जो सर्टिफिकेट, मार्कशीट वो सब रहता है, आपको मुंबई यूनिवर्सिटी जाके उनसे स्टैम्प लगवा के, चर्च गेट में उनका ऑफिस है, और सील करके वो सील पैक जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका कॉपी अटैच करवा के, मतलब यूनिवर्सिटी से अटैच करवा के सील करके आपको WES पे भेजना पड़ता है। वो WES फिर आपका वो जो सील पैक है खोलती है, और यूनिवर्सिटी के थप्पे से सील होना चाहिए वो, उस पे रहना चाहिए यूनिवर्सिटी का सील। अगर आपने खुद से सील करा तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, समझे? वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, तो फिर वो सील पैक WES ओपन करके वो देखते हैं, फिर आप उनको WES का जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो पूछता है आप कौन-कौन सी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली उन कॉलेज को सेंड कर देते हैं आपके डॉक्यूमेंट। ओके फिर ओके। उसके बाद सर कॉलेज डिसीजन लेता है कि आप ओवरऑल देखा जाए एक्सेप्ट हो कि तो नहीं हो। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे प्रोसेस जो है काफी जो है लंबा होता है, और जहाँ पे आपको काफी ध्यान से जो है काम करना पड़ता है। साथ जी, साथ जी। सर अगर साथ ही साथ सलमान भाई अगर बात करें आपके, ओवरऑल देखा जाए तो आप काफी ट्रैवलिंग करते हो, तो आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है या फिर जैसे कैरियर आप देख रहे हो, किस तरीके से आप ट्रैवलिंग देख रहे हो? क्योंकि आज के समय में काफी सारे लोग ट्रैवलिंग का ये कैरियर भी देखते हैं। आप अगर इंटरनेट पे जी। देखेंगे तो काफी सारे जो है घूमते हैं, और उनका ओवरऑल उनसे कैरियर पूरा मतलब लाइफ चलता है देखा जाए तो। ज़रूर, ज़रूर भाई, करियर भी बना सकते हैं आप अगर आप चाहें तो, ट्रैवलिंग में करियर अच्छा बनता है। पर उसमें भी बहुत मेहनत है, वो इतना ईज़ी नहीं है। एक बात मैं बता दूँ आपको, ये जितने लोग को आप देखते हो ये फटे तक मेहनत भी करते हैं ये लोग। उसके पीछे एक-एक कंटेंट की प्लानिंग करना, तो उनकी ज़िंदगी मतलब कभी-कभी एकदम बर्नआउट हो जाती है कि भाई कितना हो रहा है, क्या-क्या हो रहा है, समझ रहे हो? तो जो जो हम लोग फ्रंट पे देखते हैं और जो पीछे होता है वो 2 अलग स्टोरी होती है, समझे? मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मैं उम्मीद करता कि दुआ रही लोगों की तो और ट्रैवल करूँगा मैं। मैं खुद मोस्टली खुद का पैसा जमा करके ट्रैवल करता हूँ, मेरे को यूट्यूब से कुछ मिलता नहीं है। फिलहाल तो आज तक ₹1 भी नहीं मिला यूट्यूब से। इंस्टाग्राम से कभी-कभार आ जाता है, पर इंस्टाग्राम पे मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ। तो मैं खुद के पैसे से ही ट्रैवल करता हूँ। मेरा गोल है कि जितना हो सके उतना ट्रैवल करूँ, एंड इंशाल्लाह अगर करियर बनने की, मतलब उसको ऐसा एक पूरा करियर नहीं देख रहा हूँ मैं, क्योंकि काम छोड़ के नहीं जा सकते ना। अभी अपन तुम समझ सकते हो, हम लोग मिडल क्लास फैमिली, हम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। रहती है। घर पे पैसा भेजना रहता है, खुद का खर्चा चलाना रहता है। वो डायरेक्टली अगर सब छोड़ के, और यूट्यूब की जो इनकम है वो फिक्स नहीं होती है ना? वो तो डिपेंड करता है व्यू के वो ऊपर। वो व्यूवरशिप पे ओवरऑल एग्ज़ैक्टली, तो उसके ऊपर ज़िंदगी रिलाय नहीं कर सकते ना अपन। उस पे तो ट्रैवलिंग ओवरऑल फन है। किसी तरीके से आप हाँ, डिपेंड नहीं कर सकते। एग्ज़ैक्टली, तो इसीलिए मैं उस पे इतना डिपेंड नहीं है, उससे आने के पैसे की भी मुझको इतनी उम्मीद नहीं है। बस मज़े आते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है लोगों के साथ शेयर करने, लाइफ़ कैसी है, ट्रैवलिंग कैसी है, तो इस हिसाब से कर देता हूँ भाई। ओवरऑल तो सर वैसे आपका यूट्यूब चैनल मुझसे किया था काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसमें थंबनेल सबका इम्प्रूवमेंट करेंगे तो वो काफी अच्छा चलेगा।
अभी जितना बहुत है बहुत उससे काफी अच्छा ग्रो कर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई फीडबैक के लिए। मैं काम करूंगा उस पे, बट जैसे मैंने बताया कभी कभी, अभी देखो मैं सुबह स्कूल काम पे जो स्कूल के लिए जाता हूँ 7:30 बजे के आसपास, ठीक है। फिर दिन भर काम करके घर पे आता हूँ 5-6 बजे, कभी कभी थोड़ा लंबा भी हो जाता है। और स्कूल टीचर होना एक ऐसा काम है ना कि काम खत्म नहीं होता है, तुम घर पे आके भी थोड़ा बहुत काम करते हो, बच्चे लोग का देखना रहता है, प्लानिंग करना रहता है। और मैं टीचर के साथ साथ प्लानिंग करता हूँ स्कूल की मार्केटिंग के लिए, लाइक स्कूल के लिए कंटेंट बनाना, स्कूल के लिए वीडियो बनाना, फोटोग्राफी, फोटोज लेना, अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं तो वो सारी चीज। तो ये कभी कभी उसमें पूरा टाइम चले जाता है ना, तो जितना भी बेसिक होता है थंबनेल यूट्यूब पे बना लेता हूँ। बट आई नो यू आर राइट, मेरे को पता है कि और अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। एंड इंशाल्लाह दुआ रही तो थोड़ा और ज्यादा ध्यान दूंगा और थोड़ा प्रोक्रास्टिनेशन कम करूंगा, तो मे बी बढ़ जाएगा। आपके व्यूअर्स को भी बोलो, अगर टाइम मिले तो एक जाके जरा नजर मार दो, अगर अच्छा लगे हाँ, तो लिंक डिस्क्रिप आप। हम अभी सर बोल रहे थे थोड़ा सा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ट्रैवल रिलेटेड वीडियो देखना है, ओवरऑल भी काफी अच्छा कंटेंट होता है, तो आप जाके नीचे जरूर जाके विजिट करें। चैनल का नाम जो है बैंकरप्ट नॉर्मेंडी शायद ऐसे कि नोमैड है। बैंकरप्ट नोमैड, इधर नो तुम्हारे स्क्रीन पे बैंकरप्ट भी रहेगा नोमैड है। देखो, बी नोमैड, बैंकरप्ट हाँ, नोमैड। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप जरूर जाके विजिट करें चैनल को। ट्रैवल रिलेटेड बहुत बेस्ट बहुत वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ऑथेंटिक वीडियो भी है साथ ही साथ। ओवरऑल बहुत सर बहुत देखा जाए शुक्रिया। तो आप जो है और भी दुनिया कई देश घूमे हैं और यूएस भी घूमे हैं, तो आपको क्या यूएस और यूरोप में क्या डिफरेंस मिला? आप यूरोप भी गए, हम देखे थे, तो क्या दोनों में डिफरेंस है लाइफ स्टाइल में? यूएस और यूरोप में जो डिफरेंस है ना वो भी बहुत अलग है भाई। ऐसा लगता नहीं है लोगों को, क्या सबको ऐसा लगता है सब जगह गोरे तो सेम होंगे, पर सब गोरे अलग होते हैं ये बात याद रखियो। यूरोप कल्चर डिफरेंस हो जाता है ना। यूएस तो कल्चर काफी सर बहुत। मिक्स है देखा जाए तो। क्योंकि हाँ अगर आप देखेंगे तो कोलोनाइजेशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो है यूएस में पूरी दुनिया से लोग हुए। यूरोप में भी जो है चारों तरफ से गए थे। यहाँ पे जो है जो जो अपॉर्चुनिटी के लिए यूएस में सभी लोग गए थे। सिर्फ वहाँ पे ब्रिटिश ही नहीं है देखा जाए तो। लोग काफी लोग पर समझते हैं गोरे हैं तो सब ब्रिटिश ही हैं, लेकिन ओवरऑल नहीं, वहाँ पे ब्रिटिश भी है। जर्मन काफी माइग्रेशन यूएस में, काफी सर जर्मन का काफी पॉपुलेशन है देखा जाए, फर्स्ट और सेकंड फॉर वर्ल्ड श्योर, वॉर के कारण से वहाँ पे फॉर श्योर, फॉर श्योर। ओवरऑल। तो यूरोप की हिस्ट्री, यूरोप का कल्चर बहुत अलग है कंपेयर टू अमेरिका। um, यूरोप की लड़कियां थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लगती है, पता नहीं क्यों मतलब थोड़ी अलग है, मतलब थोड़ा अलग कल्चर है ना वो, मतलब थोड़ा सा अलग, मतलब रहन सहन बातचीत का जो स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। ओवरऑल 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 तो डिफरेंस देख, है दोनों में। स्टूडेंट को ओवरऑल सर क्या बहुत। चूज करना चाहिए? स्टूडेंट को क्या चूज आ, करना चाहिए? अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो यूएसए ही है भाई। अमेरिका से ज्यादा पैसा शायद ही तुम कहीं कमा सकते हो, अगर दिमाग और मेहनत साथ लेके आओगे तो। ये बात याद रखना। यूरोप में इतना नहीं बोल रहा खराब है, बुरा है, यूरोप की इकोनॉमी भी अच्छी है, पर इतना है कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा, बेहतर, बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ना भाई। मेहनत करने वाला इंसान बहुत जल्दी अमीर बन सकता है, और बहुत जल्दी मतलब स्टेबल लाइफ बना सकता है। इसीलिए आई थिंक अमेरिका बेटर मेरे को लगता है। मैं 14 कंट्री जाके आया यूरोप में, पर अगर आप मेरे को कल बोलोगे कि कोई और कंट्री में जाके रहना है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, मुझे यहीं सही है। यूरोप में सर ओवर लाइफ काफी पीसफुल हो जाता है। वहां पे जो है वर्क का भी काफी ज्यादा बैलेंस है, और अपॉर्चुनिटी से कम हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे तो वहाँ पे वर्क का भी एक टाइमिंग फिक्स है। आप इतना ही देर काम कर सकते हो। इससे यहाँ भी पे भी वहां पे टाइमिंग प्रभाव तो तो है पड़ता भाई, टाइमिंग टाइमिंग का वो नहीं है, टाइमिंग का इश्यू नहीं है। बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इनोवेटिव जो इनोवेशन होता है ना, नवी चीजों का है। आविष्कार, वो तो अब तुम देखे रहोगे अमेरिका से ही ज्यादा आविष्कार आता है, अलग अलग तरीके का, है सारा ना। कुछ देखा जाए और तो तुम देखो मैक्सिमम दुनिया की। 2 सेंचुरी में सर सारा कुछ यहीं से, यूएसए से ही तो गया है। चाहे स्मार्टफोन एग्जैक्टली, हो, चाहे कार हो, चाहे कोई भी चीज आप देखेंगे तो सारा का सारा जो है यूएसए ही बना है। इसीलिए कह रहा हूँ। और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी भी देखो आप किधर है ना। यूएस में एग्जैक्टली, तो अगर आप उस तरीके से देखना चाहते हो करियर वाइज, ज्यादा पैसा कमाना, तो यूएसए। पर मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, धक्के भी बहुत लगेंगे। पर अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी सीधी सादी सिंपल लाइफ हो, बेहतर हो,
और ज्यादा पैसा नहीं बट डिसेंट अमाउंट की इनकम हो जाए, घर चल जाए और एक अच्छा कल्चर में, तो आप जा सकते हो कहीं पर भी। कहीं भी चले जाना, लंदन मत जाना। आप लंदन में बहुत सारे इंडियन है, पर वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन तो है ही, और बहुत सारे अलग अलग लोग हैं और बहुत चोरी चमारी होती है लंदन में। लंदन इज नॉट सेफ इतना, मतलब जितना होता है लंदन, बता। यूएस लंदन में भी कचरा हो गया। अभी देखा जाए, हाँ सलमान भाई, अगर यूएस में भी देखा जाए तो इलीगल इमिग्रेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है। हम लोग जैसे कि न्यूज हाँ कवर करते हैं, वेबसाइट पे आर्टिकल छापते हैं, वहां पे हम अक्सर देखते हैं, जब हम न्यूज कवर कर रहे हैं तो वहां पे काफी ज्यादा न्यूज आता है कि यहाँ पे इतने आदमी आज इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके यूएस मैक्सिको बॉर्डर को, यहाँ पे आप जहाँ पे रह रहे हैं जिस राज्य में, ओवरऑल आप यूएस भी घूमे हैं, आपको कुछ इफेक्ट दिखा है इसका जो निगेटिव हो या भाई, फिर पॉजिटिव हो? मतलब ये प्रॉब्लम तो अभी आई थिंक पूरी दुनिया में हो रही है, जो इलीगल इमिग्रेंट की, और यूरोप में बहुत ज्यादा था और है। यूरोप और में अब तो यूएस, और अभी पिछले 4 साल में यूएसए में भी बढ़ रहा है। और वो अभी क्या कर सकते हैं, सरकार की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। बट एक चीज है यूएसए की, कि ये सारे स्टेट में नहीं है, कोई कोई लाइक कैलिफोर्निया हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क हो गया, या फिर सदर्न बॉर्डर पे, फ्लोरिडा, सदर्न बॉर्डर सदर्न साइड जो स्टेट पे। एरिया है, हाँ वहाँ पे ये बढ़ रहा है। और इसके वजह से क्राइम रेट भी थोड़ा बढ़ रहा है, चोरी चमारी ये सब बढ़ रहा है। पर इतना है ना, ये अच्छी बात है ना यूएस में, कि यूएस में दो तरीके की सरकार चलती है। एक होती है जो फेडरल गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं कि हम पूरे हाँ देश की सरकार, अस- और एक होती है अपने अपने स्टेट। राज्य की सरकार। और कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य की सरकार फेडरल सरकार के पीछे पड़ जाती है, और फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल देती है, बोलती है तुम नहीं कर सकते ऐसा, बिकॉज इट कम्स अंडर माई टेरिटरी। ठीक है, हर राज्य क्योंकि का इस, जो, देखा जाए तो इसके पीछे सर यूएस का हिस्ट्री है, क्योंकि यूएस जो या है 13 कॉलोनी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे स्टेट सब जुड़ता गया। लेकिन जुड़ने के बाद भी यूएस जो है सारे के सारे 50 स्टेट का एक यूनियन है। एग्जैक्टली exactly, तो 50 यूएसए तो में ऐसे ही स्टेट होता है। मिलके एक कंट्री बनेगा, एग्जैक्टली exactly, तो बनाया जो है। मतलब इंटरनेशनल मैटर होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ले सकती है। पर अगर किसी भी तरीके पे और किसी भी टाइम पे एक जो स्टेट की सरकार होती है, अगर उसको तकलीफ हो रही है फेडरल गवर्नमेंट से, तो वो उसके ऑपोजिट जा सकती है यहाँ पे। ये बहुत अच्छा है। इस हिसाब से क्या होता है, जो पावर डायनामिक है वो किसी एक के हाथ में नहीं रहता है, पावर थोड़ा बटा हुआ रहता है, समझ रहे हो? तो उस हिसाब से आई थिंक और सर, यूएस में अभी भी उम्मीद है कि लॉ एंड ऑर्डर वापस आ सकता है। देखते हैं अभी क्या होता है इलेक्शन के बाद। पर कुछ कुछ स्टेट वैसे है। देखा जाए तो यूएस जो है सर, वैसे भी यूएस काफी एक ऐसा कंट्री है सर, देखा जाए जो इतने करीब करीब 275 हो गया नहीं ये सर, ओवरऑल यूएस के इंडिपेंडेंस का 200 ईयर से तो ज्यादा हो चुका है। 76 में यूएस इंडिपेंडेंस हुआ, 4 जुलाई को, उसी समय हुआ था जी, सर। और डेट साल हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन 4 जुलाई को हुआ था। 78 में, आई थिंक इतने 78 में। 7 8 में, तो इतने साल में देखा जाए तो यूएस जो है एक डेमोक्रेसी के रूप में फंक्शन कर रहा है, और कभी भी डेमोक्रेसी में यूएस के प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग है यूएस का। और काफी सारे जी लोगों को अभी भी समय में इंडिया में और ओवरऑल दुनिया में भी लगता है कि यूएस खत्म हो जाएगा, तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ओवरऑल यूएस जी का इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है, लोगों के पास पैसा है। जी किसी भी देश से आप देखेंगे तो, अगर आप मान लीजिए हम कंपेयर करें इंडिया से 1 मिनट के लिए, चीन से भी, तो चाइना में भी लोगों के पास पैसा नहीं है ज्यादा। अगर लोगों के पास पैसा होता, इतना सस्ता मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं होता। जी लेबर का वेज कम है तभी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। जी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर बाहर जाना चाहते हो, मेरे पर्सनल ओपिनियन है, बट ऑफ कोर्स सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मुझे ऐसा लगता है कि यूएस में आज भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, और यूएस में आज भी उम्मीद है कि सिचुएशन बेहतर हो सकती है। क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया ना कि सरकार यहाँ पे एक अकेला इंसान नहीं चलाता है, भले वो कोई कितना भी बोल ले कि मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी, पर पूरा पावर एक अकेले इंसान के हाथ में नहीं रहता है, पावर बटा हुआ रहता है। तो सरकार को अभी भी बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। और दो तरीके के अलग अलग स्टेट होते हैं यूएस में, अगर आपको पता हो तो, डेमोक्रेट स्टेट्स होते हैं और रिपब्लिकन स्टेट्स होते और हैं। रिपब्लिकन। और हाँ, तो जितने भी रिपब्लिकन स्टेट है, मोस्ट ऑफ देम आज यहाँ, उन मोस्टली वो स्टेट्स में इलीगल इमिग्रेंट्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी स्टेट की पॉलिसी अलग है और उनकी स्टेट की पॉलिसी थोड़ी स्ट्रांग है कंपेयर टू डेमोक्रेट्स। तो ये एक ऑप्शन रहता है ना आपका यूएसए में, एक देश के अंदर ही आप अलग जगह जाके रह सकते हैं अगर आपको एक जगह अच्छी नहीं लगी तो।
और स्टेट के अपने अपने लॉ होते हैं और बहुत स्ट्रांग लॉ होते हैं, मतलब ऐसी लल्लू पंजू टाइप लॉ नहीं होते ना। और यूरोप में कैसा है कि आई डोंट नो स्टेट लॉज कितने मैटर करते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं इतना रिया नहीं, बट यूरोपियन यूनियन का सर कॉमन लॉ ज्यादा मैटर करता है वहाँ, हाँ, और ईयू यूरोपियन का। यूनियन थिंक अबाउट इट, वो सबकी एक एक कंट्री होके भी उनके पावर मतलब विद इन द कंट्री पावर इतना नहीं दिखाई देता है ना। नहीं, इसीलिए क्योंकि मुझे इसी कारण से यूके भी ब्रेक्सिट किया था ना, यूके भी ब्रेक्सिट इसी हम्म कारण से हुआ था कि यूरोपियन यूके ये कह रहा था कि इलीगल इमिग्रेंट को नहीं लेंगे, लेकिन यूरोपियन यूनियन बोल रहा था कि हम लेंगे, और हाँ इसी प्रॉब्लम से ओ ब्रेक्सिट हुआ था पूरा प्रोसीजर। हाँ, और इलीगल इमिग्रेंट की प्रॉब्लम तो आज अभी के टाइम पे तो सब जगह पे हो रही है, बट एटलीस्ट बाकी देशों का पता नहीं, बट यूएस के लोग एटलीस्ट उस पे बात करते हैं, उसको रोकने की, उसको संभालने की, उसको कंट्रोल करने की। आप कोई यूएस और देश का नाम लेके बताओ जो उस पे बात कर रहा है उसको कंट्रोल करने की। सभी देश ह्यूमन राइट के नाम पे सोचो, पहले कि यूएस में देखा जाए तो इलेक्शन जो भी हो रहा है उसमें भी ये काफी हॉट टॉपिक है, इलीगल इमिग्रेंट, बहुत ही देखा जाए तो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी के टाइम पे, क्योंकि इतने सारे आ गए ना। और यूएस यूएस अगर किसी चीज के लिए जाना जाता है वो है लॉ एंड ऑर्डर, बहुत कड़क और स्ट्रिक्ट होता है, हमेशा से जाना जाता है। तो उनको उसको वापस उसको स्टेबलाइज करना ही पड़ेगा ना, उनको वापस से उसके पावर में लाना पड़ेगा। एंड उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा, जैसा भी होगा अभी देखते हैं कौन आता है क्या लाता है, बट उम्मीद है। और मेरे हिसाब से पर्सनली पर्सनल रिकमेंडेशन अगर कोई मुझसे पूछता है तो आई बिलीव यूएसए बेटर है। यूएस ओवरऑल से इकोनॉमी भी $28 ट्रिलियन का है, दुनिया में सबसे ज्यादा। चाइना जो लोग बोले चाइना पीछे कर देगा, पीछे कर देगा, पीछे करने में भी सर अभी बहुत टाइम है, क्योंकि चाइना का जीडीपी ओवरऑल 18 ट्रिलियन का है, और चाइना का भी इकोनॉमी उतना ग्रो नहीं कर रहा है। यूएस का भी 2 से 3% ग्रो करता है, और चाइना का 4.5 से 5%। ओवरऑल अभी यूएस 28 ट्रिलियन का इकोनॉमी के साथ, और 33 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है यूएस का, देखा जाए तो। जी। 35 और एक करोड़ और होगा बात ये हो मैक्सिमम जाती अगर ना देखा जाए तो। और एक और बात ये हो जाती ना सर, कि भले कैसा भी हो यूएस का कंडीशन, कोई यूएस से पंगा नहीं लेना चाहता इस टाइम पे। मतलब कोई भी कंट्री किसी और कंट्री से वर्ल्ड की पंगा ले बेस्ट लेगा। मिलिट्री है सर। हाँ, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री से जाके झगड़ा मोल लेगा, वॉर स्टार्ट करेगा। पर आज के जमाने में सब बोलते हैं कि यूएस के साथ पंगा लेंगे, बट सीधी बात देखा जाए तो आई डोंट थिंक सो किसी में इतना दम है या किसी में इतना घमंड है जो यूएस के सामने मतलब पंगा लेने की कोशिश करे। बिकॉज यूएस की सबसे ज्यादा पैसा यूएस अगर खर्चा किसी चीज पे करता है तो उसकी मिलिट्री पे, उसके पावर पे। 800 बिलियन डॉलर से यूएस का डिफेंस बजट है। और सर एग्जैक्टली अगर सोचो आप। रसिया का डिफेंस बजट जो है ऑलमोस्ट 125 बिलियन डॉलर के आसपास है। इंडिया का 80 बिलियन डॉलर, और चाइना का भी 225 या 30 बिलियन डॉलर के आसपास डिफेंस बजट ऑफिशियली रखा गया है। चाइना का बोला जाता है कि वो और खर्च करता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सेफ प्लेस है, बेटर प्लेस है। आई मीन ऑफ कोर्स हर देश में अपनी अपनी समस्या होती है, कोई दुनिया का कोई देश परफेक्ट नहीं है, दुनिया में कोई जगह परफेक्ट नहीं है, बट सबका अपना अपना समस्या होती है, बट और सबके अपनी अपनी अच्छाई भी होती है। मेरे हिसाब से तो वही है। तो यूएस में गन कल्चर को लेकर भी काफी सारे इंडियन स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यूएस में क्राइम काफी बढ़ चुका है। ये ओवरऑल आप यूएस में रहते हैं, क्या ये सच में इतना बड़ा समस्या है कि इंडियन स्टूडेंट को वहां पे नहीं जाना चाहिए? क्योंकि इंडियन मीडिया में देखा जाए तो ये काफी ज्यादा फैलाया जाता है कि यूएस में जो है गन कल्चर काफी बढ़ चुका है, लोगों को मार दिया जाता है सड़कों पर, और काफी सारे ब्लॉग में भी दिखाया जाता है कि न्यूयॉर्क सिटी समय जहाँ पे क्राइम काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ओवरऑल क्या आपको लगता है ग्राउंड पे क्या उतना ही प्रभावशाली है, या फिर वीडियो के लिए व्यूअरशिप के लिए ये काम किया जाता है, ऐसा बताया जाता है? आपको ये सच बात बताऊंगा कि यूएसए में ये पिछले 5 सालों में 5 या 10 सालों में जो गन फायरिंग हुई है स्कूल में बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये झूठ तो नहीं है, पर इतना ये नहीं है कि हर जगह हो रही है, कुछ कुछ चुने हुए गिने हुए जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं वहां पे हो रही है। और ये जो गन की जो प्रॉब्लम है सर, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। ये कोई एक साइकोपैथ हो जाता है, कोई एक का दिमाग भटक जाता है। और समस्या ये है ना कि यूएस में गन लेना मतलब इतना हार्ड नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो कुछ लोग बेवकूफी में मजे में चला देते, कुछ लोग शो ऑफ में चला देते, कुछ लोग की मेंटल हेल्थ की इशू की वजह से चला देते, अलग अलग कारण होता है।
और ये बहुत बुरी चीज है, ये बात तो सही है सर। बट इतना है कि हाँ, ये बात सही है कि अलग यूरोपियन कंट्रीज में या ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज में गन वायलेंस इतने नहीं होते, वो बहुत अच्छी बात है। और तो ये बात तो सच है भाई सर के ऐसा होता है। और हम स- स- मैं स्कूल में काम स- करता, हमको भी कभी कभार ऐसी। सलमान सलमान भाई, अगर ओवरऑल इसके पीछे देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि यूएस का हिस्ट्री इसमें काफी बड़ा असर रोल रखता है, क्योंकि यूएस जो है ओवरऑल जो है धीरे धीरे फैलता गया, जहाँ पे कॉलोनाइज ही बेसिकली किया गया था, तो उस समय में तो काफी वायलेंस भी हुआ था। और ओवरऑल भी देखा जाए तो वहाँ पे काफी बड़ा एरिया सब है जहाँ पे जंगली जानवर का भी खतरा है। इसी कारण से भी लोग गन रखते थे, और गन पे उतना स्ट्रांग लॉ यूएस में नहीं बनाया गया था, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था। देखा जाए हाँ, तो तो ये यहाँ काफी पे बड़ा कारण है कि यूएस में आज ये प्रॉब्लम है। गन का लॉ यहाँ पे इसलिए बनाया गया था। गन यहाँ पे हर इंसान का सेकेंड अमेंडमेंट राइट है, मतलब इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर एक अमेरिकन को गन रखने की राइट है। और वो इसीलिए कि जैसे आपने हिस्ट्री में बताया, वो हिस्ट्री में क्योंकि जब कॉलोनाइजर, जब ब्रिटिश से ये लोग लड़ रहे थे, तो तब इनको ब्रिटिश के पास गन थी और वाइल्ड एनिमल थे, और अमेरिकन के पास नहीं था कुछ। तो तभी जो फाउंडिंग फादर थे वो बोले कि तुमको खुद की प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, हमेशा सरकार या पुलिस आके तुम्हारी मदद नहीं करेगी। तो उस हिसाब से ये लॉ बन गया। और अभी तो 200-300 साल हो गया, पर ये लॉ है, तो इतना आसानी से नहीं जाएगा। और ऑफ कोर्स अभी अभी के टाइम पे भी ये बहुत हॉट टॉपिक है कि इसको कैसा कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में क्या किया जाए। बट अगेन सर, ये ना, जितना ये सरकार का इश्यू है ना, उतना ये लोगों की सोच का इश्यू है सर। क्योंकि ये एक ऐसा इश्यू है जो इंडिविजुअल, मतलब लोकल लेवल पे होता है। समझ रहे हो सर? इसमें सरकार कुछ भी कितना भी बोले कि मत करो, ये लोगों की सोच पे है ना सर। समझ रहे हो? जैसे हमारे अब देश सर में होता एक है दो तो जो, ऐसा निकल ही सकता है, एग्जैक्टली एक तुम, दो ऐसा निकल ही जाता है जो वायलेंस कर देता है। हाँ, और वो बहुत गलत चीज है सर। ये हम सबको पता है, किसी की जान लेना या वायलेंस करना गलत चीज है। हम सिर्फ उम्मीद और प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, अल्लाह से, गॉड से, कि भाई ऐसा ना हो, और इन लोगों की जो मेंटल की प्रॉब्लम है उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। बट अगेन सर, सर हो ओवरऑल सकता है, आप मैं इस इस पे यूएस कोई में रहे हैं इतने साल रहे हैं, तो वहाँ पे रेसिज्म का क्या है और आपने कभी इसे फेस किया है? तो काफी सारे इंडियन जो है ये बोलते हैं कि यूएस में काफी रेसिज्म है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि रेसिज्म नहीं है, हमने कभी नहीं फेस किया अपने करियर में। आपका क्या सर, इस मैंने पे राय है? एक बार फेस किया था जब मैं ह्यूस्टन में था, और मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा सर। पर मैंने उसको इस हिसाब से लिया कि ये किसी एक इंसान की प्रॉब्लम है, ये पूरे देश की समस्या नहीं है। मतलब देश में इसके खिलाफ बहुत कड़क कानून है, सख्त कानून है। बट अगेन इट कम्स बैक टू जो मेंटालिटी होती है, जैसे हमारे देश में भी हो जाता है ना सर, बुरा मत मानना, पर हमारे देश अब में भी जात बात पे हो जाता है। वो हमारा पूरा देश रेसिज्म ही नहीं, है सर वो भी। हाँ, वो हमारा पूरा तो देश हम में लोग तो प्रॉब्लम उसे नहीं है। नॉर्मलाइज कर दिए। हाँ, पर वो अच्छा, हमारे हम लोग हाँ, तो उसे ये एज ए सोसाइटी में नॉर्मलाइज करके बैठे हुए हैं हमारे देश में। सर देखा जाए, ये हम तो यही है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ये हमने उसे डे टू डे लाइफ का कल्चर बना दिया है कि अगर लो एग्जैक्टली सर, कास्ट हम के तो लोग है उससे तो वो आपके साथ बैठ नहीं सकता, खा नहीं सकता है। यूएस में कम से कम इस पे लॉ तो है, कानून है, बातचीत इसमें भी है। बहुत इंडिया में तो कुछ इसमें खास नहीं। हाँ, तो यहाँ पे जो कानून है वो बहुत कड़क है, उस हिसाब से कि आप यहाँ पे किसी काले को काला नहीं बोल सकते हो, या किसी ब्राउन को ब्राउन नहीं बोल सकते आप। ये कानून के खिलाफ है यहाँ पे डायरेक्टली, और इस पे ऊपर आपके ऊपर सजा हो सकती है। ठीक है, हमारे देश में तो हम किसी की भी मजाक तो उड़ा देते हैं, ऐसा बोल के, ये कल्लू कैसा है तू काला। तो वो अलग है। पर उस हिसाब से अगेन मेरे साथ भी जब हुआ था, जब मुझे किसी ने कहा कि यहाँ से चले जाओ हमारे देश से, यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने ये सोच के नहीं लिया उसको कि पूरा देश ही मेरे खिलाफ है। मैंने ये सोच के लिया कि ये एक पागल इंसान है, इसके दिमाग की संतुलन खराब है, और मुझे इसके मुंह नहीं लगना है ना सर। वो एक बात हो जाती है ना कि अगर आप किसी दीवार पे टक्कर मारोगे, आप जितनी जोर की टक्कर मारोगे उतनी जोर की आपको लगेगी। चतुराई इसी में है कि दीवार के साइड से निकल जाओ, है ना, क्योंकि तोड़ने की कोशिश करोगे तो भी समस्या होगी, और टक्कर मारोगे तो भी समस्या होगी। तो चतुराई इसमें सामने से हाँ, निकल। ये तो है। और ऐसा नहीं है कि दिन ब दिन हर बार हर जगह होता है, ये कभी कभार एक बार साल में एक दो कभी हो इंसिडेंट सकता है। ऐसा हो जाता है। हाँ,
और ये किसी के भी साथ हो सकता है सर, मैं कोई गारंटी इसकी ले नहीं सकता कि नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरी वो दुनिया को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ना सर। हम्म, तो उस हिसाब से रेसिज्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है सर। बट अगेन, रेसिज्म कहाँ नहीं हो सकता आपको, अगर आप इतने डरे हुए तो आपको यूरोप में भी कोई रेसिज्म बोल सकता है ना, आपको इंडिया यूरोप में में भी सर कर काफी सकता बढ़ है चुका आप। है, यूएसए ज्यादा। एग्जैक्टली, तो कहीं भी हो यूएसए सकता है ये ज्यादा सब तो। यूरोप में रेसिज्म है। यही कह रहा हूँ ना मैं सर के, अगर आप उस चीज के बारे में बात करते हो तो कहीं भी हो सकता है। एक बात आपको मैं बता दूं सर, किसी भी तरीके की समस्या होती है आपकी जिंदगी में, आपको शायद ये मेरी बात अच्छी लगे ना लगे, बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, चाहे आप किसी भी तरीके की समस्या आपकी जिंदगी में आती है, चाहे आप किसी भी तरीके का तकलीफ फेस करते हो, रेसिज्म, या लोग आप पे यकीन नहीं करते, या लोग आपकी मजाक उड़ाते, जिस दिन जिस दिन आपकी जेब भर जाती है ना अच्छे दबा के, तो हर कोई आपकी इज्जत करता है वो सर। तो है। फिर वो देखते नहीं आपका कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका जेंडर क्या है। तो मेरे हिसाब से, अगर ये मेरा मानना है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है अमेरिका में जब मैं कमा सकूंगा इंशाल्लाह। जब मैं हाजिली पे था सर, ये बात वापस लेके जाता हूँ, तब कोई इज्जत नहीं करता था ना मेरी भी सर, सब मजाक उड़ाते थे, हमारे में भी होता है ना सर, दोस्तों में ये वो, और वो बात दिल पे लगती थी सर, पर कुछ कर नहीं सकते थे। पर आज वही दोस्त, वही लोग, वही जो हमारे एरिया के भाई होते हैं, वो जब देख के बोलते हैं ना, अरे भाई तेरी तो बात ही अलग है, तू तो ये हो गया वो हो गया, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई, भले मेरे पास इतना पैसा नहीं है, पर मैंने कुछ तो किया है, और उस जगह से निकला सर है मैं, आप समझे भाई। काफी जैसे आप, का, आपका देखा जाए सर, एज ओवरऑल देखा जाए तो एज मिडिल क्लास चाइल्ड मैं आपको बोलूंगा, आपने वो किया है जो बहुत ही मुश्किल है सर। देखा जाए तो वहां से निकल के यहाँ पहुंच जाना एक आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा बात है सर। देखा जाए पूरा का पूरा आपने बहुत सर बड़ा सर स्टेप लिया अपने लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पर ये भी बात मैं बोलूंगा सर कि ये हर कोई कर सकता है, पर इसके साथ साथ सक्सेस रिक्वायर्स सेक्रीफाइस सर। सेक्रीफाइस मतलब किसी जानवर या खून की नहीं, मतलब अपनी आदतों की सेक्रीफाइस, है ना। अगर तुम्हारी आदत है कि नहीं भाई, अपने मुझे रोज टीवी देखना है, मुझे रोज अपने दोस्तों के साथ मज्जे करना है, मुंचन खाना है, सिगरेट पीना है, मजे उड़ाना है, तो सक्सेस शायद नहीं आएगी आपके पास, क्योंकि सक्सेस रिक्वायर्स डिसिप्लिन। सक्सेस सक्सेस के लिए आपको अपने बैलेंस करना पड़ता है लाइफ की चीजों को, है ना, चीजें छोड़नी पड़ती है, दोस्तों यारों को छोड़नी पड़ते हैं, घर वालों से दूर रहना पड़ता है, इमोशंस को ऐसा साइड में दबा के रखना पड़ता है ना भाई। फिर क्योंकि जब भी आपको ऐसा इमोशन आती है, तो फिर आप थोड़ा मुंह छोटा हो जाता है, उदास हो जाता है, फिर अपने आप को बोलते हैं ये सब चीज को साइड में रख, जिंदगी में और भी बहुत कुछ करना है। तो वो मेंटालिटी आनी पड़ती है सर, और ये मेंटालिटी अगर आपके पास आई ना सर, आपकी सोच अलग हो जाती है। फिर लोग कितना भी आपको बुरा भला बोले, वो चीज पे ध्यान नहीं रहता आपका, क्योंकि आपका एक गोल होता है, और आप बोलते हैं मुझे इस तरफ जाना है ना। आप घोड़ा देखे रहेंगे, हॉर्स का जो रेस का जो घोड़ा होता है, वो आजू बाजू के कोई घोड़े को देखता नहीं है सर, वो सिर्फ सीधा भागता है, और उसको ऐसा कवर लगा हुआ होता है, क्योंकि उसका गोल है कि मुझे ये लाइन पहला खत्म करना है। वैसे हमारी जिंदगी का भी ऐसी हो जाता है सर। मैंने शुरू की थी मेरी जिंदगी, शायद आपको पता है, सड़क पे रह के ना सर, फुटपाथ पे हाजिली के रह के, और आज मैं यहाँ पे ऊपर। मैं ये अपने आप को कुछ बड़ा नहीं बोलता सर, क्योंकि मुझे पता है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कल फिर उठा के फुटपाथ पे पटक सकती है। पर मुझे इतना पता है कि अगर मैं इसी तरह मेहनत करते रहूंगा, तो शायद वो दिन वापस ना आए। सर देखा जाए तो ये आप जो आपका ओवरऑल लाइफ का जो लाइन है, ये काफी ज्यादा एक मोटिवेशन से भरा हुआ है कि आपने एक सड़क से बुक बेचने से लेकर यहाँ तक का सफर किया है, जिससे काफी सारे ऐसे बच्चे जो अपनी जिंदगी में हार चुके हैं लोग, उनके लिए काफी एक मोटिवेशन से भरा हुआ चीज होगा देखा जाए तो। आप ओवरऑल ये बताते हैं तो मेरे नजरों में ये एक सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप हजारों लाखों जो आदमी है, जो आपको हजारों लोग देखेंगे या लाखों लोग आने वाले समय में देखेंगे, उनको काफी ज्यादा मोटिवेशन आएगा अपने लाइफ से उम्मीद आपको करता हूँ सर देखकर। कि अगर मेरी लाइफ आपको मोटिवेट करती है, तो प्लीज मेरी लाइफ देख लो। अगर जिस किसी की भी लाइफ आपको मोटिवेट करती है, मैं हमेशा मेरे जो घर के भांजी भतीजी, मैं उनको भी यही कहता हूँ सर, कि लाइफ एक मैराथन है, और उसमें यू हैव टू कीप रनिंग, एंड आपको अपना फोकस ध्यान रखना होता है। आसपास में बहुत सारी चीजें आती है बहकाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अगर आपका गोल साफ है और आपकी मेहनत साफ है, तो इंशाल्लाह जो
जिसमें भी आप बिलीव करते हो, भगवान में, अल्लाह में, कृष्ण, गॉड में, वो आपको मदद करते हैं, लोग आपको मदद करते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि जो मैंने किया है ये इतना बड़ा कुछ नहीं है सर। मुझे ऐसा लगता है कि लोग इससे ज़्यादा कर चुके हैं और आने वाले समय में इंशाल्लाह लोग इससे ज़्यादा करेंगे, है ना सर? मुझे ऐसा लगता है सर पर्सनली कि मैं आज भी वही हम्बल सड़क का बच्चा हूँ और मैं आज भी अगर हाजिली एरिया जाता हूँ ना सर, तो मैं अपने दोस्तों के साथ वहीं सड़क पे सो जाता हूँ कभी-कभार। मैं बोलता आज मैं यहीं सोऊँगा, चलो यहीं सो जाते, चटाई-वटाई बिछा के जो भी है। आज भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है सर कि हम थोड़ा आगे बढ़ जाते लाइफ में और फिर भूल जाते हैं कि कहाँ से आए थे और वो करने वालों को ना भगवान, अल्लाह, गॉड उनका फिर वो माफ नहीं करते। ग्रोथ सा हाँ, रुक जाता है, क्योंकि वो अपना हाँ, वो जो है बैकग्राउंड भूल जाते हैं। तो फिर वो बैकग्राउंड जैसे ही भूल जाते हैं तो फिर वो खर्चे भी उसी तरीके से करेंगे, लाइफ स्टाइल उसी तरीके एग्जैक्टली से जिएंगे, उनका इकोनॉमिक बैलेंस बिगड़ेगा। एग्जैक्टली तो ये मेंटालिटी क्योंकि बहुत मैटर करता है सर। ये आपने बहुत सही पॉइंट अगर बोला सर कोई आपने। अगर सर कोई साउथ बॉम्बे में रहने वाला लड़का अगर करे जाके यूएसए में वो लाइफ स्टाइल, जी, तो वो चलेगा, क्योंकि उसके पास फैमिली का भी तो सर ओवरऑल सपोर्ट होगा ना, बैकग्राउंड होगा, पैसा होगा, जो उसके पापा या उसके ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स सब जो कमाए होंगे। लेकिन अगर देखा जाए आप या मेरे जैसे मिडिल क्लास जिनके पास उतना बड़ा सपोर्ट नहीं है, अगर उस तरीके से लाइफ स्टाइल जिएंगे तो आने में जब कभी भी ऐसा हो, भगवान ना करे, गॉड ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई ऐसा समस्या आ गया जो कि किसी को भी आ सकता है, तब वो इंसान तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जी सर। और एक और बात ये है कि सर जब जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना सर, आपके दोस्त बहुत कम हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा सच है सर। आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना सर छोटा होते जाता है क्योंकि आप फिर उन्हीं लोग के साथ रहना चाहते हो जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, है ना? क्योंकि फिर आपको वैसा एक्स्ट्रा लगेज की जरूरत नहीं है ना सर, नहीं तो फिर वो आपको जब पकड़ के रखेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो वो भी होती है फिर, वही आ जाती बात कि कितना तुम सैक्रिफाइस करना चाहते हो, कितने दोस्त को छोड़ना चाहते हो, कितने घर वालों से थोड़ा दूर हट के रहना चाहते हो, कितना अपनी खर्चे पे ध्यान देना। जैसे मैं यहाँ पे आया सर, ऊपर वाले का करम है सर, मैं अच्छा कमा लेता अभी, पर उसके साथ साथ मैंने अपना खर्चा बढ़ाया नहीं सर अभी तक। मैं अभी भी कोशिश ये करता कि वही चीज खरीदूं जिसकी जरूरत है, वही चीज खरीदूं जिससे मुझे एक इन्वेस्टमेंट टाइप हो, है ना? थोड़े बहुत मतलब कभी कभार मूवी खर्चा वो तो हो जाता है, ऐसा नहीं है कि तुम एकदम ही साधु बन जाओ, बट ऐसा है कि तुम लाइफ भी ड्रास्टिकली जीना अभी सर जरूरी होता है। हाँ, तुम पूरा अंबानी बनने की कोशिश मत करो ना सर। अभी मैं ट्रैवल करता हूँ ना सर, जैसे मेरे को टाइम मिलता है, पैसा जमा होता है, एक ट्रैवल बजट होता है ना सर? तो वो बजट के हिसाब से अगर आप चलोगे तो लॉन्ग रन में यू नो कि आप क्या कर रहे हो, आप कितना कमा रहे हो, आपका कितना खर्चा है। अगर आपका खर्चा आपकी कमाई से ज्यादा हो गया तो फिर आप तो कर्जे में आ जाओगे ना सर। फिर आप कहीं पर भी रहो, इंडिया में रहो, अमेरिका में रहो, आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी सर, है ना? आज के समय में सर सबसे बड़ा तो समस्या यही है। हम काफी ज्यादा देखते हैं कि अब आईफोन ही जैसे 16 लॉन्च हुआ है, लोग चौबीस जी चौबीस महीने का फाइनेंस करा दिया, जिनका सर सैलरी 15,000 है, 18,000 है, वो लोग जो है 60,000 का ले रहे हैं, 1 लाख से ऊपर का जो है आईफोन खरीद रहे हैं, प्रो मैक्स वर्जन सर, जो उनके सर। साल भर का कमाई में भी नहीं आता है। सर मैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो फ़ोन है आईफ़ोन 14 है, 14 प्रो मैक्स मैंने लिया 11 के बाद। पहला मेरा आईफ़ोन 11 था और मैंने आईफ़ोन 11 इसलिए लिया था कि जिस फैमिली के साथ मैं रहता था ना, तो अमेरिका में ऑफर चल रहा था बाय वन एंड गेट वन फ्री। तो पर वो फ्री मतलब कैसा रहता है, आप महीने का उसका पैसा भरते हो और वो 3 साल के बाद आपको पूरा पैसा वापस मिलता है। तो आपको हर साल पूरा नहीं मिलता है, बट कुछ भी हो पैसा आपका बच जाता है, एक फोन का पूरा पैसा, समझ रहे हो? पर वो 3 साल लगता है हम्म। सर। तो मैं फोन लिया तभी और 3 साल आराम से चला है सर। फिर उसके बाद अभी जो ये लिया 14 भी, ये काम के हिसाब से लिया, जैसे कि मेरा काम है और मैंने जो अपना आईफोन 11 था उसको बेच के उसका पैसा मिला के फिर लिया और 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे लिया सर मैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं करता ऐसा नया नया फोन लेने का, नवी नवी चीजें लेने का, पर मुझे ऐसा भी लगता है ना सर कि ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है क्या फालतू खर्चा है। ये दो चीज का अगर समझ गए ना आप, तो मैटर करता है। मेरा आईफोन 14 प्रो इसलिए लिया क्योंकि मैं वीडियो फोन से भी बनाता हूँ मेरे स्कूल के लिए भी, तो उस हिसाब से मैंने सोच के लिया था।
ठीक है, और अभी तक का कैमरे में कोई इतना इम्प्रूवमेंट ये आया बात नहीं तो है 14 आप से बिल्कुल 16 सही में। बोले। हम लोग भी सर, हम लोग भी जैसे कि आप चलाते हैं तो ओवरऑल वाईफाई लगाए हुए हैं, कंप्यूटर सब लिए हुए हैं, तो ओवरऑल खर्चा हम भी लिए, लेकिन वो हमारा प्रोफेशन का हिस्सा है। जी और तब जो जैसे ही आप खर्चा करते हो तब आप गिरोगे इकोनॉमिकली। वो सेंस नहीं बनाता है। मान लीजिए सर, अगर मैं किसी, अब ऐसे जब काम करता हूँ जहाँ पे फोन का कोई रोल नहीं है, मिनिमम 10-15 हजार के फोन से काम चल सकता है, वहां पे अगर आप 1 लाख का फोन ले रहे हो, जबकि आपका सैलरी 15,000 18,000 है, तो वो आपके लिए जो है वो यूजफुल नहीं है। वो आप जी दिखावा में चल रहे हो, उसने लिया तो हम जरूर, भी लेंगे। एकदम सही बोले सर, एकदम सही बोले आपने। और यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम लोग बोलते हैं कि मैं मिडिल क्लास में क्यों फंस गया, क्योंकि तुम इसी मिडिल तरीके क्लास से से फंस निकलने जाते की हैं। सोचे नहीं। तुमने मिडिल क्लास से निकलने की सोचे नहीं, तुमने अपर क्लास को कॉपी करने की सोचे। ये दो अलग चीज है मेरे हिसाब से। एक सोच ये होती है कि मुझे मिडिल क्लास से जी निकलना सर। है, एक एक सोच ये होती है कि मुझे बस अपर क्लास को कॉपी करना है, यहीं पे रखे। उसको साधारण भाषा में सर समझाया जाए तो एक अमीर बनना चाहता है, दूसरा अमीर दिखना चाहता है। एकदम सही बोले सर आप, दोनों में फर्क है। एकदम सही बोले। और अमीर आदमी ना, देखो दोनों में सर, सर जो भी फर्क। जो भी दिमाग से, जो अमीर अमीर बनने के भी दो तरीके के अमीर होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। एक तो बीइंग रिच और बीइंग वेल्दी, है ना सर। रिच तो कोई भी हो जाता है सर, थोड़ा पैसा कमा के कोई भी अमीर दिखता है, बट वेल्दी ऐसा इंसान होता है जिसकी कमाई सालों तक, जनरेशन तक चलती है, समझे। और जो भी इंसान ऐसा वेल्दी हो जाता है, इन्वेस्टमेंट। जो भी इंसान थोड़ा वेल्दी हो जाता है ना, ज्यादा, जिसका मतलब धन अच्छा हो जाता है, धनीवान, वो इंसान देखना इतना ब्रांड ब्रांड पे ध्यान नहीं देता सर, क्योंकि उसको पता है ब्रांड मैटर नहीं करता इतना। आप मार्क जकरबर्ग को देख लो, स्टीव जॉब्स को देख लो, इलॉन मस्क को देख लो, और क्या बोलते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ जो अभी इंडिया आया था, उनको देख लो। उनको इतना ब्रांडेड क्या दिए, उनके कपड़े देखो आप, एकदम साधारण तरीके के कपड़े पहनते वो लोग। इलोन मस्क का तो सर देखा जाए तो इलोन मस्क इतना डेडिकेटेड आदमी है कि वो जो है उतना पैसा होने के बाद भी वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में से एक है, लेकिन उसके बाद भी वो जो है उनका लाइफ है वो ऑफिस में ही सो जाते हैं। उनके टीम एग्जैक्टली, के वर्कर कहते हैं इतना मेहनत करते हैं, अभी भी वो 16-17 आवर काम करते हैं, अभी के समय एग्जैक्टली इतना सर, पैसा होने के बाद भी। एग्जैक्टली। तो ये और एक एज मेंटाली एज होती है ना उनका सर। 50+ एज हो चुका है सर, 50+ इलॉन मस्क का भी एज हो चुका है। ऐसे में जो आम तौर पे देखा जाए तो हम कहीं पे भी लोग सोचते हैं कि हम रिटायरमेंट ले लेंगे 5-10 साल में, मिडिल क्लास जी, आदमी का, और वो इतना पैसा है कि उनका उनके आने वाले कई जनरेशन वो अगर पैसे को नॉर्मल छोड़ दे तब भी उनका कुछ नहीं होने वाला है, वो आगे बढ़ता ही रहेगा। एकदम सही बोले सर आप गलत नहीं बोल रहे सर यहाँ पे। तो यही मैं कह रहा हूँ ना सर, दो ये मेंटालिटी के ऊपर हो जाती है फिर, कि तुम्हारी आदतें कैसी हो, है ना। है ना? और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आए कि एक जुड़ने के होता लिए है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अरे भाई धन्यवाद, आप बस क्या, जुड़े, हम टाइम दिए। एनी टाइम। जैसा आप जब जब आपने मैसेज किया, आपने बोला कि लोगों के काम आएगी वीडियो, तो बोला जरूर करते भाई, क्योंकि एक और सर दूसरे, देखा जाए तो एक ही मैसेज है इंडियन स्टूडेंट के लिए, कहीं भी किसी भी आदमी कहीं पे भी है तो आप अपने खर्चा कंट्रोल कीजिए और वहीं से आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। आगे जी बढ़ने के सर, लिए यूएस ही नहीं है, यूरोप ही नहीं है, आप इंडिया से भी आगे बढ़ सकते हैं। लोग बढ़े हैं, लोग जी काफी सर। आगे बढ़े हैं, जो इंडिया में से ही काफी आगे बढ़े हैं। किसी भी और क्षेत्र आगे से आप आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ना एक स्टेप बाय स्टेप होता है ना सर। जैसे कि देखो, मैं था उसे सड़क पे, फिर वहां से स्कूल गया, स्कूल से काम किया, स्कूल से काम करके अलग अलग तरीके की जॉब किए, फिर टूरिज्म में काम किए, फिर जाके यूएस आया ना सर। डायरेक्टली वहां से यूएसए नहीं आ गया ना सर। तो हर एक सक्सेस, हर एक मेहनत, एक स्टेप होता है आगे बढ़ने का, और आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाओगे, तभी आप ऊंचाई पे पहुंचोगे सर, तभी आप कामयाबी मिलेगी। और हर स्टेप में स्ट्रगल भी बहुत आती है सर। जब मैं वहां पे था, मैं भी सर पढ़ाई और काम को लेके, आप यकीन नहीं मानोगे सर, 18 से 20 घंटा मैं ना घर के बाहर रहता था रोज। स्कूल, पढ़ाई और काम तीनों, ट्यूशन व्यूशन लेना, क्योंकि मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है सर, किसी को कोई इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता है। तो ट्यूशन लेने के लिए अलग अलग जगह जाना, लोगों से बातचीत करना, तो हो जाता है सर। बट यही है कि सर सैक्रिफाइस और डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है सर, सक्सेस के लिए।
सर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे आप जो बताए ये काफी यूजफुल रहा, और हमको भी ऐसा लगता है कि इस सब बात पे अगर लोग चले जहाँ पे वो, आपको सर एक सवाल सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पूछ रहा हूँ, और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूंगा कि इस सवाल पे आप सबसे ज्यादा फोकस करें। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप चूंकि इतना आगे बढ़े हैं, एजुकेशन का क्या रोल है? काफी सारे लोग एजुकेशन को लाइटली ले लेते हैं, लेकिन एजुकेशन का नहीं क्या रोल है आगे बढ़ने सर, एजुकेशन अगर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता सर। देखो, मैं जिंदगी के 17, 18, 19 साल सड़क पर बिताया, कोई पढ़ाई लिखाई कोई एजुकेशन नहीं था। अब जिंदगी का 13 साल पढ़ाई के साथ बिताया, तो आप देखो मेरा जो लास्ट 12 से 13 साल है, कहाँ से मुझे कहाँ तक लाया। ये सिर्फ पढ़ाई के वजह से सर, क्योंकि पढ़ाई, नॉलेज, रीडिंग राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बहुत से लोग इसको मायने नहीं देते, बहुत से लोग मजाक उड़ाते, बहुत से लोग बोलते कि इन्फ्लुएंसर बन गए, पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है, चाय वाला ये बन गया वो बन गया। वो एक लकी हो गया सर, है ना। सर? वो और ज्यादा दिन टिकेगा तो नहीं ना मार्केट में, वो आया और जाएगा। एग्जैक्टली, 6 महीने मैक्सिमम। और वो एक प्रोडक्ट के तरह है जो आज चल रहा है पर कल खत्म भी हो सकता है। लेकिन पढ़ाई, नॉलेज जो एक ऐसी चीज है तो वो एवर लास्टिंग है, जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता है सर। और उस नॉलेज को लेके आप कुछ भी कर सकते हो, क्या भी कर सकते हो। मैं अपने नीसेस नेफ्यू को भी यही बोलता हूँ। मैंने 2-3 स्पीच भी दिए सर लाइफ में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टॉक शो भी किया, और मैं सबको यही बोलता, अगर इंसान को सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स अगर कुछ हो सकता है इंसान की लाइफ का, सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स वो है एजुकेशन सर। इन्वेस्टमेंट भी सर, एजुके वॉरेन बफेट भी ये कहते हैं कि उनका लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है, वो एक क्लास के थे जो अपना एजुकेशन का वो थे स्टॉक मार्केट रिलेटेड, वो मानते हैं कि उनका सबसे बड़ा ये इन्वेस्टमेंट है। और काफी सारे लोग एग्जैक्टली ये भी सर। सोचते हैं, और आज के समय में देखा जाए तो हम ये देखते हैं काफी सारे लोगों को सोशल मीडिया पे भी मोटिवेशन वीडियो देख के, कि जो मार्क जुकरबर्ग है या फिर काफी सारे ऐसे जो सक्सेसफुल बिलियनर है, इलॉन मस्क भी जो पीएचडी करे थे, तब वो जो है छोड़ दिए थे। लेकिन वो देखा जाए तो वो सब इतने पढ़ने में बुद्धिमान थे। मार्क जुकरबर्ग का भी देखा जाए तो इतना पढ़ने में तेज थे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे, हार्वर्ड ये सारे एग्जैक्टली, एमआईटी से नहीं, किसी दो यूनिवर्सिटी से, जो वर्ल्ड का बेस्ट यूनिवर्सिटी है। एग्जैक्टली सर। वो लोग एजुकेशन ऑलरेडी एक काफी बहुत तेज। बहुत ही बड़ा टूल और बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आपने सही बोला, आपने सही वर्ड कहा, इन्वेस्टमेंट भी है। अभी से मैं ये भी यूज करूंगा और हमेशा आपको कोट करूंगा। सीफुजा ने कहा था कि इट इज ऑल्सो अ ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कुड डू ऑन योर सेल्फ। बिकॉज सर ऐसा हो जाता है ना, जब आप एजुकेटेड हो जाते हो ना, आपकी आंखें बेहतर खुलती है। आप चीजों को, जो आपका जो नजरिया होता है ना, वो अलग हो जाता है। और वो सोच नजरिया सर हर, बदलता है। हाँ, वो हर तरीके से बदलता है सर। और वो बहुत मायने करता है, क्योंकि वो आपको एक नया इंसान में बदलाव लाता है। जैसे जैसे मैं पढ़ने लगा, जैसे जैसे मैं दुनिया के बारे में जानने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया हजेली से बहुत दूर बड़ी है और बहुत कुछ है करने को। सिग्नल ही लाइफ नहीं है, क्रिकेट खेलना ही रोज लाइफ नहीं है। लाइफ में और भी बहुत कुछ है चीजें, समझ रहे हो सर। और वो मुझे पता चला जैसे जैसे मैं पढ़ाई करते गया, क्योंकि जब तक पढ़ा लिखा नहीं था तो कुछ पता नहीं था सर। तो ऐसा लगता था कि यही जिंदगी है। सुबह उठो, सिग्नल पे जाओ, बुक बेचो, दोपहर को खाना खाओ, शाम को क्रिकेट खेलो, रात को मूवी देखो, और फिर रात को जहां भी जगह मिली सो जाओ। ऐसा लगता था यही जिंदगी है ना सर। क्योंकि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं सर थी, ये बात तो आप एजुकेशन कुछ नहीं बिल्कुल, था। ये बात तो आपसे बिल्कुल सही बोले सर। ओवरऑल देखा जाए तो मेरा भी लाइफ में सर, ओवरऑल देखा जाए तो हम आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ हम ये जो शुरू किए जिसके पीछे पर्पस थी, पहले हम भी घूमते फिरते रहते थे, लेकिन ओवरऑल लगा सर जो लाइफ में जो है घूमने फिरने का अब सर समय जा चुका है, क्योंकि अब हम जो है 18 ईयर हो चुके हैं। और अभी जो है करियर पे ओवरऑल जो फोकस किया जाए, स्किल सीखा जाए। देखा जाए तो सर ओवरऑल जरूर। 2020 से सर, जब मैं 9th क्लास में थे, तब से ही ओवरऑल हम यूट्यूब पे काम करते जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम टेक्निकल में चलाते थे, और धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म करते 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 आज बीसीए करें, और साथ ही साथ पार्ट टाइम में जो है इसको भी जो है चलाते, इससे हमारा सर ओवरऑल खर्चा भी निकल जाता है। सर वैसे भाई, हम मेरी मेरी आपके लिए दुआ है कि आप भगवान के दया से सर इसी तरह ओवरऑल मेहनत उतना करो। हमको, और अपने जो दोस्त लोग हैं उनको भी ओवरऑल यही भगवान के कहो। दया से सर देखा जाए, सर देखा जाए तो ओवरऑल उतना हमको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो है मेरे पापा भी जो है गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ओवरऑल फाइनेंशियली हम पढ़ाई कर सकते हैं। अब और पैसा देते भी हैं खर्चा, लेकिन फिर भी सर हम इसलिए करते हैं, इससे हमको एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसा कुछ है, आपसे आज हमको बातचीत करने का मौका मिला, और उससे हम काफी कुछ सीखे पर्सनली देखा जाए, क्योंकि आपके लाइफ स्टाइल से, आपके ओवरऑल लाइफ की जर्नी जो कि मोटिवेट मुझे भी करता है और काफी सारे लोगों को करता है। आपके साथ जैसे बातचीत करके यहाँ पे हमने
आज सीखा, जिस तरीके से आप ग्रेजुएशन से पहले 10 महीने का जो है कोर्स होता है कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जी सर। सर हाँ, जी हम भी सर। सर मास्टर के लिए ओवरऑल देखा जाए तो काफी सारे कंपनी के साथ कंसर्न का बातचीत करते हैं जो यूएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो काफी सारा जो यहाँ पे हमको कंफ्यूजन भी हो जाता है देखा जाए तो। सर क्या हमको प्रोसीजर करना चाहिए? हम तीसरे सेमेस्टर में भी है बीसीए में, और ओवरऑल हमारा स्कोर भी अच्छा आता है, 85-86% के एवरेज आता है सेमेस्टर में। हमको सर अभी आगे क्या तैयारी करना चाहिए जाने के लिए, सर मास्टर मैं करने के लिए? आप अगर आपको मास्टर करना है ना सर, तो आप जिस फील्ड में करना चाहते हो मास्टर, ठीक है सर, उस फील्ड की थोड़ी बहुत इंटरेस्ट देखो आप में कितनी है, और अगर उस फील्ड में काम हो सके तो इंटर्नशिप या वो करके देखो पहला। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना सर, देखो बहुत से लोग डिग्री तो कर लेते हैं और कोई डिग्री फालतू नहीं जाती है सर। ये सिर्फ बोलने की बात है कि कर लिया तो अब कुछ होगा नहीं। मैं कसम खा के कहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये बाद में आपको काम आती है, और ये सच है काम सर। आता ही आता है। तभी तो लोग लाखों सर रुपया और खर्चा हमको करते हैं ना उस डिग्री के कंप्यूटर लिए के सर। क्षेत्र में ही हमको सर ज्यादा इंटरेस्ट है, कंप्यूटर के सर क्षेत्र में अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, और मास्टर भी उसी में करना चाहते हैं। तो आप खास कंप्यूटर करके सर मास्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो है, ये हमको सर काफी ये ऐसा टॉपिक लगता है, एआई आने वाला भविष्य है। सर ये भविष्य एआई है ही सर। भविष्य है। आप एकदम सही रास्ते पे जा रहे हो सर, अगर आप इसमें काम कर रहे हो तो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मुझे भी थोड़ा और मतलब कंप्यूटर सीख लेना चाहिए था सर। मैं आपको बताता हूँ मेरी लाइफ का पहला कंप्यूटर मेरे पास कब आया। मैंने कभी कंप्यूटर होता कैसा मुझे कुछ पता नहीं था सर। जब मैं था 21 या 22 साल का था सर, जब मैंने पहली बार कंप्यूटर यूज किया था, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था सर। पर उसके बाद से मुझे जब उसको देखा, मैं बोला भाई ये तो फ्यूचर भविष्य है इंसानों का। और उसके बाद से मैं आज भी इतना समय बिताता हूँ सर, कुछ ना कुछ करते ही रहता, कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहता, भले ही खुद से। और आज अगर मैं कंप्यूटर पे बैठूं तो भले ही मैं एकदम एक हैकर तो नहीं हूँ या बहुत सबसे ज्यादा पावरफुल या नॉलेजेबल नहीं हूँ, पर मेरे पास इतनी नॉलेज हो चुकी है, और इंशाल्लाह और आएगी, कि मैं जो लोग 20 साल से कंप्यूटर भी यूज कर रहे रहेंगे ना, 15-20 साल से, मैं उनसे ज्यादा समझ जाता हूँ सर। उनसे बेहतर मेरी नॉलेज है। और ये और आप एकदम सही रास्ते जा रहे हो सर। एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या बोलते हैं मशीन लर्निंग, ये तो फ्यूचर है सर। हम्म, ये तो इंसानियत का भी नया फ्यूचर है, ये एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है सर। तो आप सही जगह पे जा रहे हो सर। मैं यही कहूंगा कि उस पर प्रैक्टिस करते रहना जितना हो सके, पढ़ाई के साथ साथ। सी एजुकेशन और लिटरेसी दो अलग चीज है सर। लिटरेसी ये होती है कि तुमको पढ़ना लिखना आ गया। एजुकेशन ये होता है कि तुम उसको समझ के यहाँ बिठाए हो। समझ रहे हो सर? तो उस पे ज्यादा ध्यान दो, आप अपने एजुकेशन पे उसको प्रैक्टिस करो, और बने रहो कि समाज में क्या नया आ रहा है और आप उससे क्या कर सकते हो। उससे डरो मत। बहुत से लोग हैं जो एआई से डरते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं चीटिंग है। पर ये भविष्य है सर, उन लोगों के सर जब चक्कर में मत पड़ो। सर पहले सर पहले जब लंदन में जब शुरू शुरू में जब घड़ी नहीं बना था, तो तब सुबह सुबह लोग जाके जो है खिड़की को पीटा करते थे। मतलब जो एग्जैक्टली। उनका एक काम होता था, जो जैसे ही सुबह होता था, तो जब सर घड़ी का खोज हुआ, घड़ी लगा लंदन में, जो क्लॉक टावर आइकॉनिक लगा हुआ है, तो तब वहां पे काफी प्रोटेस्ट हुआ था लंदन में, जो लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अब हमारा नौकरी चला गया। लेकिन आज के समय में या देखा जाए तो घड़ी बनाने के लिए फैक्ट्री लग गया और लाखों लोगों को नौकरी मिला, और उनका सैलरी भी जी काफी बढ़ा। जरूर सर। तो तो सर यही है सर कि इनोवेशन इंसान किसी का नौकरी खत्म नहीं करता है। एकदम सही बोले इनोवेशन सर किसी आपने। का नौकरी खत्म नहीं करता है। इनोवेशन आदमी को मदद करता है। अब देखा जाए काफी सारे लोग सोचते हैं कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग आने वाला, आने से मतलब आपको खुद से कोई चीज बनाने की जरूरत है, मशीन बनाएगा। लेकिन मशीन तो बनाएगा, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए आदमी चाहिए ना। तो आप वो स्किल बस एग्जैक्टली। सीख लो। जो मशीन एग्जैक्टली। काम करेगा तो उसे ऑपरेट करने के लिए आदमी तो चाहिए ना। 10 आदमी नहीं, एकदम लेकिन एक आदमी तो चाहिए। आप वो नहीं सर, दस नौ आपने आदमी मत एकदम बनो, सही आप बात एक आदमी बोली। बनो। एकदम करेक्ट, एकदम आपने सही बोली सर। मैं भी यही लोगों को कहता हूँ, मेरे जो टीचर्स हैं ना, ये लोग कुछ लोग नहीं मानते। मैं उनको यही समझाता हूँ कि मशीन तुम्हारा जॉब नहीं ले रहा है, बल्कि मशीन तुम्हारा काम आसान बना रहा है। तुम उसको समझो। मशीन को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा जॉब लेने का। मशीन का इंटरेस्ट है कि तुम्हारा जॉब आसान बनाने का। और तुम्हारा जॉब वो लोग ले लेंगे जो इसको समझ जाते हैं। अगर तुम नहीं समझे, तो जो इसको समझ गया वो तुम्हारा जॉब ले लेंगे। तो इंसान ही लेंगे तुम्हारा जॉब। आज के समय आज के समय में सर देखा जाए तो इंटरनेट ओवरऑल मशीन सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सर देखा जाए तो अब सर हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, इंडिया के वो एक छोटा सा गांव है, जहाँ पे आपको कोई खास फैसिलिटी नहीं है।
लेकिन आज इंटरनेट के जरिए से जो है ओवरऑल देखा जाए तो सर काफी कुछ हम सीखे। ओवरऑल यूट्यूब चैनल सबको बिल्ड किए, वेबसाइट्स बिल्ड किए हुए हैं। ओवरऑल एक अच्छा कंसिस्टेंसी इनकम भी आ जाता है। लेकिन वही इनकम अगर आपको यहाँ पे कमाना है तो आपको नहीं मिलेगा नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी मिलेगा भी तो आपको 8 घंटा 9 घंटा काम करना पड़ेगा। जो एग्जैक्टली मशीन सर, और आपने टेक्नोलॉजी जो आपको वो आधे से 1 घंटा में दे रहा है चीज, एग्जैक्टली उसका आपने एकदम यूटिलाइज कर। सही बात बोला सर। देखो, मशीन और कंप्यूटर और इंटरनेट का पावर कि आप किसी देश के किसी गांव में बैठ के भी आप अपना इनकम कमा सकते हो। आपको कहीं जाने की ज्यादा जरूरत नहीं। आप कुछ भी नॉलेज सीख सकते हो किसी भी सब्जेक्ट पे, दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट पे आप बात कर सकते हो, आप बात सीख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो ये पावर है मशीन का, ये पावर है आविष्कार का सर। और जो लोग आविष्कार के खिलाफ होते हैं ना सर, वो लोग बहुत जल्दी फेल होते हैं। और जो लोग आविष्कार के साथ चलते हैं ना सर, वो लोग ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आप मुझे कोई एक ऐसे इंसान का नाम बताओ जो आविष्कार के खिलाफ जाके सक्सेस हुआ हो। सर इसका हिस्ट्री में सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है, आपको बताना चाहेंगे कि ऑटोमन एम्पायर जो सबसे बड़ा एम्पायर था, इसमें यूरोप में सबसे ताकतवर वही साम्राज्य था। लेकिन जो पेपर पेन जो आता है लिखने वाला, उसके बाद टाइपराइटर का शुरुआत हुआ था यूरोप में नया नया। तो जब टाइपराइटर का शुरुआत हुआ था, बुक सब का जो उससे छपना शुरू हो गया था, तो ऑटोमन एम्पायर जो इसको बाइकआउट कर दिया था कि ये जो है शैतानी चीज है, और यूरोप का हम्म। सारा देश अपना लिया। और वो सबसे बड़ा कारण रहा कि यूरोप के लोग इतने आगे बढ़ गए और ऑटोमन साम्राज्य पीछे हो गया। ब्रिटिश फ्रेंच ये एग्जैक्टली। एम्पायर इतना आगे बढ़ा और ऑटोमन एम्पायर गया। सिर्फ वो एक तो जो है मशीन, जो टाइपराइटर मशीन है, उसको बैन करने से इतना बड़ा पूरा साम्राज्य पे इफेक्ट पड़ा। जो आज का एग्जैक्टली ओवरऑल देखा सर। जाए तो आज के समय में भी, सर आज के समय में भी ओवरऑल देखा जाए तो पूरे के पूरे जो है यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बड़ा इफेक्ट करे आज का दुनिया को। आज के दुनिया में भी जो है इफेक्ट इसका काफी बुरा देखने को पड़ता है, ऑटोमन या उसके आसपास के सभ्यता पे। क्योंकि जो उनसे जुड़े हुए थे और जो यूरोपियन लोग जो इसको अपना लिए थे, वो काफी तेजी से आगे बढ़े। तो समय के साथ साथ एक, कभी कभी सब नया नया टेक्नोलॉजी को अपनाना भी चाहिए। अगर आप बॉयकॉट करेंगे तो आप पीछे जाएंगे। एकदम सही बोले सर। टेक्नोलॉजी जो जितना जल्दी अपना लेता है, स्पेशली जो मतलब इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है, वो इंसान जल्दी सक्सेस दिखता है। अभी इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, उसने सोशल मीडिया में देखा मार्क जकरबर्ग के सोशल मीडिया में पावर है, तो फेसबुक उसने स्टार्ट किया, है ना। शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा मार्क था। जुगर मार्क 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 जुगरबर्ग का अभी जो घटना घटा है मेटा का, उसका बताते हैं। जब मेटा लॉन्च किया गया था, तब उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में सब कुछ एआई से चलेगा। जब वो एग्जैक्टली। मेटा को कॉन्सेप्ट लाए थे, तब मार्क जुगरबर्ग का ओवरऑल सर पूरा का पूरा जो 125 बिलियन का उनका नेटवर्क था, वो 30 बिलियन पे आ गया था। और जब ओपन एआई लॉन्च हुआ, एआई को लोग क्रेज देखे, डायलिमा सबको देखे, जहाँ पे वो लिखते हैं और फोटो आ जाता है। अभी हम लिखेंगे जो एक बच्चा जो कि मुंबई के हाजी अली दरगाह पे बुक बेच रहा है, मान लीजिए थंबनेल के लिए, तो वो हमको जनरेट करके दे देगा। अब जब एग्जैक्टली लोग इस सर। चीज को देखे तो आज के समय में फिर से जो है मार्क चोर का जो है बढ़ते बढ़ते उनका फिर से जो है दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी आज के समय में वो बन गए, जब लोग समझे। एग्जैक्टली। लेकिन वो सबसे पहले समझ गए, इसी कारण से वो इतना आगे हैं। ओवरऑल सब एग्जैक्ट पीछे हैं, क्योंकि लोग अगर वो समझ जाते तो सब आगे बढ़ते। एग्जैक्टली सर, यही तो मैं कह रहा हूँ एआई सर को आपको कि आविष्कार को अभी इलान मस्क अमीर क्यों बन गया, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इलेक्ट्रिक कार और सेल्फ ड्राइविंग कार इतनी पावरफुल हो जाएगी। अब जब इलान मस्क ने उसका ऊपर बढ़ावा दिया इलेक्ट्रिक कार का स्पेशली, आज पूरी दुनिया में हर कंपनी अभी कोशिश करी है इलेक्ट्रिक कार बड़ा बनाने की, है ना। पर टेस्ला ऑलरेडी सर नंबर वन सर कार कंपनी बन के बैठ गया। सर मेरे नजरों में इसका सबसे बड़ा एक कारण है, सोचते तो बहुत सारे लोग होंगे, इलेक्ट्रिक कार इससे पहले भी आया था दुनिया में। लेकिन इलोन मस्क जिस लेवल पे मार्केटिंग किया, उनका इनोवेशन था। पहले क्या था, इलेक्ट्रिक कार सब उतना स्पीड नहीं चलता था। लेकिन जो इलोन मस्क थे, वो ऐसा कार बनाए जो कि काफी अच्छा है, एक रीजनेबल प्राइस में भी आता है, और साथ ही साथ उसका स्पीड भी काफी पावरफुल है। तो सोचते काफी सारे लोग हैं काफी सारी चीजों पे, लेकिन उसको जमीन पे उतार के उसमें इनोवेशन इनोवेशन किया, उसी के साथ उसका मार्केटिंग की, वो काफी हाँ, बड़ी तो बात है, और नेटवर्क भी ये तो बिल्ड मैं किया। कह रहा हूँ ना सर कि अब उस हम्म इनोवेशन के साथ इनोवेशन को इम्प्रूव भी करना पड़ता है ना सर, वही। और उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। उससे पहले जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग आए इलेक्ट्रिक कार लेके, पर उन लोग ने इतना एक्सेप्ट नहीं किया और उन लोग ने लोगों को एक्सेप्ट करने नहीं दिया। इलान मस्क ने ऐसा कर दिया कि उन्हें लोगों के दिमाग में डाल दिया कि ये फ्यूचर है, इस पे ध्यान दो, है ना अभी सर।
अभी जो अभी जो इलोन मस्क सर बोल रहे हैं कि मार्स पे जाएंगे, तो अब काफी सारे लोग सोचते हैं कि मार्स पे क्यों जाएंगे, धरती को ही क्यों ना अच्छा बनाया जाए। उसके पीछे उनका ये तर्क होता है कि जैसे एस्टेरॉयड गिरा था और पूरा का पूरा डायनासोरस का जो सभ्यता खत्म हो गया, और इससे पहले भी कई सिविलाइजेशन खत्म हो चुका है। तो अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाना है तो हमको मल्टी प्लेनेट पे जाके शिफ्ट होना पड़ेगा। इसके पीछे वो एक एग्जैक्टली। ऐसा तर्क देते हैं जो कि सभी को समझ आता है कि ये बात सही है। अगर वो डायरेक्ट बोलेंगे कि एग्जैक्टली। मार्स पे जाएंगे तो लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। लोगों को लगेगा कि इस एग्जैक्टली। धरती को ही साफ बनाया जाए या अच्छा बनाया जाए। और ये बात भी सही है ना कि हर एक शुरुआत का एक अंत है। तो धरती का भी कभी ना कभी अंत आएगा, और ह्यूमन सिर्फ धरती के भरोसे नहीं बैठ सकते ना। जैसे आपने कहा, कर ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचना है तो मल्टी प्लैनेट सर्वाइवल एग्जिस्टेंस करना पड़ेगा ना सर। सर अगर अभी धरती खत्म ही हो जाए तो हमारे पूरे सौर मंडल और यूनिवर्स में कोई फर्क सर नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली। अभी अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म भी हो जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बात तो सर आप सही है सर, यूएस में फिर रहते हैं तो अभी एक पर और सवाल आ ही गया, अब यूएस में ही है। इंसान को तो फर्क तो पड़ेगा ही ना, एलियन पे इंसान सर को। आपका क्या राय है? एलियन पे सर अरे क्या राय है आपका? इंसान को तो सर सर बनना ही पड़ेगा। आप यूएस में है, एरिया 51 भी आपका सर नजदीक ही होगा, तो ही आपको एलियन पे क्या राय है? क्या एलियन सच में सर यूएस में, काफी सारे लोग बोलते हैं यूएस में काफी ज्यादा आता जाता है, तो क्या आपको लगता है ये सच है? सर अभी मैंने एक्स्ट्रा अपनी टेरिटोरियल आंखों लाइफ से, तो है सर, ये मानता हूँ। मैंने दो इस एक्स्ट्रा पे दो टेरिटोरियल बात लाइफ तो सर होगा। इस पे दो बात है सर, आप मेरी बात समझो। पड़ा दो चीजें इस पे। पहली बात, एलियन होते हैं, मेरे को ऐसा मानना है, बिकॉज ये सोचना कि हजारों लाखों करोड़ों इतने सारे सौर मंडल है इस दुनिया में, उसमें सिर्फ हम अकेले लौते, ये थोड़ा सोचना गलत बात हो जाएगी ना सर। सोचो कितने, सिविलाइजेशन है वो गलत हुआ। हाँ, सोचो कितने सारे प्लैनेट है इस दुनिया में, इस मतलब पूरे सौर मंडल में। अब सारे ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हो सकते सर, और भी लोग होंगे, बट भगवान ने, जिसने भी इस चीज को बनाया है, वो इस तरीके से बनाया है कि ये एक दूसरे के कम्युनिकेशन में आ ना सके। शायद इसका कुछ भी कारण हो सकता है, वो तो बनाने वाले के ऊपर है, पता है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ब्रह्मांड में और भी मतलब लिविंग थिंग्स है, ठीक है। पर यूएसए में जो कहते हैं देखा गया है, इसके बारे में मुझे मतलब कंस्पिरेसी थियरीज है, बहुत सारी थियरीज है, बट मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं। तो सर मुझे इसके बारे में बोलना, मतलब ये समझ लो कि मैंने बुक पढ़ा नहीं और उस बुक के ऊपर मैं अपनी राय देने चला हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, ये बात समझे भी सर। सर सही है आपका। लेकिन सर होगा, ये बात सब मानते हैं, और होगा भी तो ये बात ये सही है। ना सर, लोग ये कहते हैं कि जब भी लोगों की सबसे बड़ी ये कंस्पिरेसी ये है कि जब भी दुनिया के लोग, यूएस के लोग और दुनिया के लोग जब भी जो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली स्पेस में, तभी एलियन इंटरैक्ट करते हैं। क्योंकि एलियन नहीं, न्यूक्लियर में इतना पावर है ना कि सर वो स्पेस में भी तबाही मचा सकता है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एलियन जो आते हैं, जो भी हुआ है, वो स्पेस के रखवाले होते हैं। वो नहीं चाहते कि इंसान बर्बाद करे स्पेस को। अगर वो अपनी धरती को बर्बाद करते, वो उनके ऊपर है, पर अगर वो स्पेस में कुछ भी गंदगी मचाएंगे तो एलियन आते हैं, ऐसा बोला जाता है। पर मुझे इतना पता नहीं सर। अगर फिर से मैं यही कहूंगा सर, मैंने जो बुक पढ़ा नहीं उस पर राय देना, ये एक बोले तो गलत बात हो जाएगी सर फिर, है ना। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे और भी काफी सारे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जैसे कि काफी सारे लोग आते बोलते हैं कि अगाथा जो सिविलाइजेशन था, इस पे जो है काफी चला है, प्लूटो ने लिखे थे इसके बारे में। तो अगाथा जो धरती के अंदर सिविलाइजेशन है, काफी एडवांस। काफी सारे लोग ये भी मानते हैं कि एलियन जो है धरती के अंदर है। लोग ये भी मानते कॉन्स्पिरेसी हैं, लोग थ्योरी है कि एलियन, अंदर है। लोग ये भी मानते हैं धरती के अंदर है। लोग ये भी मानते हैं कि जल परियां होती है, मरमेड होती है। लोग ये भी मानते हैं अटलांटिस है, कोलम जो एक सिविलाइजेशन इसके है बारे में तो पानी के कोलम अंदर है। इस, इसके बारे में तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी सर उनका उनके साथ जो लोग थे उन्होंने कहा था, जब वो अमेरिका के खोज के लिए गए थे, तब उनको मरमेड जो आप जल परी जो बोलते हैं, वो उनको जो है दिखा था। हाँ, अब पर क्या था ये क्रिस्टम बात पर, नहीं पता। ये सुनो, क्रिस्टोफर कोलंबस को ये भी तो लगा था ना अमेरिका इंडिया है, तभी तो उसने लोगों को इंडियंस बोलने लगा। तो ये भी हो सकता है ना, लोगों की गलतफहमी भी हो सकती है सर। हाँ वही है। तो वही बात क्रिस्टोफर नहीं आ कोलंबस जाती को सर, सर, जो चीज हमने उसको देखी सर नहीं। इसलिए लगा इंडिया है क्योंकि ओवरऑल वो कोई भी इस बारे में पहले सोचते ही नहीं थे कि इतना बड़ा कोई कॉन्टिनेंट होगा, अमेरिकन कॉन्टिनेंट। पहले तो यही था, एग्जैक्टली। अफ्रीका है।
यूरोप है या एशिया है। और उस समय में एग्जैक्टली। सर कभी अमेरिका का सर खोज भी इतना जल्दी नहीं होता। वो तो सर ऑटोमन साम्राज्य जब बढ़ा, प्रभाव बढ़ा पूरे यूरोप और एशिया को जो ट्रेड रूट जोड़ता था, उसमें जो ऑटोमन साम्राज्य है, उसी के बाद से यूरोपियन सब जो है इंडिया के खोज में और चाइना के खोज में सर जो है काफी सारा अभियान चलाए थे। उन्हीं में से एक अभियान ये अमेरिका का था, जो काफी जी सर। सक्सेसफुल रहा। तो वे मैं कह रहा, लेकिन इस चीजों पे अपनी राय देना, जो चीजों पे अपनी नॉलेज नहीं, इस पे हम ये बोल सकते कि ऐसा मेरा मानना है, पर इस पे हम ये नहीं बोल सकते कि यही सही है या यही गलत है, बिकॉज ये हमें अभी इस पर नॉलेज इतनी कोई नहीं चीज है। नहीं कंफर्मेशन इस है। इस चीजों पे हमारी नॉलेज देना गलत, मुझे ऐसा लगता है, मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि मेरी नॉलेज बहुत कम है इस चीजों पे, और मेरी जो भी नॉलेज है वो सच हो नहीं सकती, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखे नहीं है, और मेरे से बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनकी नॉलेज उनसे ज्यादा होगी। मैं किस चीज पे जानकारी दे सकता हूँ जो मेरी पर्सनल है, जहां से मैं आया हूँ, जो मैंने किया है, वो चीज पे मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन स्पेस में लोग है या नहीं है, इस पे ये मेरा पर्सनल मानना है कि होंगे लोग, क्योंकि खुद के बारे में अकेला सोचना थोड़ा नार्सिसिस्ट हो जाता है। पर देखा है नहीं देखा है, धरती पे आए नहीं आए, इस बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने देखा नहीं। इस क्योंकि बारे लोग में ये भी कहते हैं कि इजिप्ट का जो पिरामिड है वो एलियन ने बनाया। अब हमको पता नहीं ना सर, हम नहीं थे वहां पे। सर उसमें सर साइंटिफिक उदाहरण यह है कि जो लोगों ने ही बनाया है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो है एलियन ने बनाया है। अपना देश में सर ऐसा ऐसा टेम्पल है, एलोवेरा केव्स है, और एक तो टेम्पल है, नाम याद नहीं आ रहा है। वो एक एक तो पहाड़ को सर पूरे काट के बनाया गया है पहाड़। एक जी। तो पहाड़ को काट के पूरा मंदिर बनाया गया है, जरूर सर, वो भी है, अब वो देख लो। सिंगल रॉक और का। मुंबई में भी है ना सर एलिफेंटा केव, वो भी एक तो पार्क के हम्म अंदर ही, पहाड़ में ही काट के शिव जी का टेम्पल बनाया बहुत बड़ा सा। तो अगेन इंसान बना सकते थे सर उस टाइम के लोग, क्योंकि उस टाइम के लोगों के पास समय बहुत था, मतलब सालों, हजार, 100, 25, 30, 40 साल लगा देते थे लोग बनाने के लिए एक एक चीज, है ना। तो बन जाता था सर, अभी का टाइम अलग है। तो अभी के समय में सर सब कुछ इकोनॉमिक साइंस पे चलता है। आज के समय में हाँ। सर एक रोड भी बनता है तो उसमें भी सर ये दिया जाता है कि इससे कितना टोल उछल के और उसको जो खर्च किया उसको कितना जल्दी हम रिकवर करें। और अभी सर कितना सब साल कुछ चलेगा। प्रॉफिट नुकसान पे चल। जी सर। बट सर, आप, मैं उम्मीद करता आपको ये वीडियो थोड़ा आपके काम आएगा, और उम्मीद हाँ करता कि आप जैसा सर चाहते थे वैसा ओवरऑल हुआ सर ये हो। डिस्कशन का सर वैसा ही हुआ है सर, उसी तरीके से आते हैं। ओवरऑल सर हम ना सिर्फ सर करियर का, प्रोफेशनल चीज थोड़ा सा हटके भी डिस्कशन करें, क्योंकि ऑडियंस को भी काफी अच्छा लगे। यहाँ जी सर। जुड़ने के लिए जी सर सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 1 घंटा का ज्यादा हो गया है सर, हम तो ये सोचते थे 20 से 25 मिनट चलेगा ये। काफी अच्छा लगा जी सर आपसे बात करके पर्सनल। सर, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत नॉलेज आपकी जो है वो बहुत अच्छी है। आई एम ऑनेस्टली आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस, आपकी नॉलेज दुनिया को लेके, दुनिया की चीजों के लेके बहुत अच्छी है सर। आप इसी तरह आपकी नॉलेज को पॉलिश करते रहो सर, और आगे बढ़ते रहो। एंड इंशाल्लाह सर, आपकी मेहनत बहुत आगे जाएगी सर। आई मीन आई ऑनेस्टली आई टेल यू सर कि आप में बहुत काबिलियत है सर। आप बहुत स्मार्ट भी हो सर, मतलब बहुत मेंटली बहुत स्मार्ट हो सर आप। बहुत अच्छा लगा बहुत आपसे बात बहुत करके। बहुत सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद सर। आप सर पर्सनली आप राजन सर जो थे, जानते होंगे आप लोग, ब्लॉग बनाते हैं उनको हम काफी पर्सनली देखते हैं। उनके जरिए सर हम आपको देखे थे। और जब आपको लाइफ स्टाइल के बारे में आप मुझे बताए उन्होंने, जब आपको हम चैनल को विजिट किए, चेक किए, तो सर पर्सनली मुझे ऐसा लगा। हम सर सोच टाइम्स में एक शो भी लॉन्च किया, यहाँ पहला एपिसोड है ये, इंटरव्यू टाइम्स करके। और यहाँ पे जब हम आपको देखे ओवरऑल लाइफ स्टाइल, तो हमको लगा कि ये जो आपसे एक बार जरूर बातचीत किया जाए और तैयार होंगे, क्योंकि ये बेस्ट है और पहला शो है। तो एक ऐसा इंसान का लाया जाए, बताया जाए स्टोरी जो कि लोगों को मोटिवेट करे, जिसके पास काफी सारा नॉलेज हो। क्योंकि आप वहां से यहाँ तक का सफर किया है, इसमें सर ओवरऑल आपने काफी ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया, काफी ज्यादा नॉलेज लिए होंगे। तभी आप जो है बिना ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए अपने एजुकेशन के दम पर इतना आगे बढ़े। और सर वो जी आपसे सर। बातचीत करके मुझे पर्सनली काफी कुछ सीखने को मिला है यहाँ। और बहुत सबसे बहुत बड़ा सर ये सीखने को मिला है, सबसे बड़ा ये सीखने को मिला है कि जिस क्षेत्र में नॉलेज ना हो वहां पे ज्यादा राय मत देने का। बस जो काम चले उतना दे के निकल जाए। स्मार्ट स्मार्ट आदमी ये, मैं देखो भाई सर स्मार्टेस्ट तो नहीं हूँ, बट ये है कि एक, जब आप एजुकेटेड हो जाते हो, जब आप स्मार्ट थोड़े हो जाते हो ना, आपको ये भी पता चल जाता है कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है। क्योंकि कभी कभी आप बिना बोले बहुत कुछ बोल देते हो, और लोग समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो।
और कभी कभी आप बहुत बोल के भी कुछ नहीं बोल पाते हो, है ना सर? तो पर मैं हाँ आपसे कहूंगा कि सर आपसे बात करके आई लर्न अ लॉट एज वेल। आपकी नॉलेज बहुत एक्साइटिंग और बहुत बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे थैंक यू सो बुलाने मच, के लिए। बहुत बहुत एंड धन्यवाद आई सर, होप इट्स बहुत बहुत यूजफुल सर। धन्यवाद सर। और सर एनी टाइम इफ आपको यू भी सर लाइक। बेस्ट विश आपके करियर के लिए सर, आपको यूट्यूब थैंक यू सो चैनल के मच। लिए। सर पर्सनली अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिएगा तो आप प्लीज आप हमको जरूर मैसेज कीजिएगा। सर 4 साल 5 सर साल आप का कहाँ हमको भी से हो? एक्सपीरियंस है, हम आपको मदद। सर हम मैंने बिहार आपको से हैं सर। बिहार में कहाँ से हो? बिहार, बिहार में सर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। अगर कभी बिहार तरफ आना हुआ तो भाई जरूर मिलेंगे, सर कोरोना का जरूर सर आएगा। आइए सर, जरूर सर, जरूर जरूर। मोस्ट वेलकम क्योंकि सर। इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ इंडिया जून में, तो मुंबई तो जरूर जाऊंगा, फिर वहां से थोड़ा बहुत सर इंडिया के अलग अलग जगह भी जाना है तो। सर बट जरूर हाँ, आइए सर एक बार। जरूर बने रहो इफ चिंता यू मत नीड कीजिए एनीथिंग। सर, बिहार में अब उतना क्राइम नहीं रहा बिहार में, सिक्योर सर ओवरऑल हो चुका है बिहार, अभी ठीक है हालत सर यहाँ मैं काफी बात ओवरऑल बोलूँ सर सर। देखा जाए तो अभी काफी बिहार को लेकर सर पर्सपेक्शन लोगों का काफी निगेटिव हम जानते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है ओवरऑल स्थिति है सर। बिहार में सर मेन समस्या यही है कि यहाँ पे जो लोग भी उतना समझ नहीं पाए, और यहाँ पे जो आप सबके राज्य में महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर ने जो स्ट्रगल किए थे, वो सर 1947 से पहले ही वहाँ पे काफी कुछ इम्प्रूव हो गया था। यहाँ पे जी वो सर। सब चीज इम्प्रूव नहीं हुआ था, जो अब जी सर। जाके इम्प्रूव हुआ है, अब धीरे धीरे यहाँ पे तरक्की आई। यहाँ सर पे सर ये ओवरऑल क्यों हुआ है देखा जाए तो पता है बिहार आपको? काफी पीछे है। सर ये क्यों हुआ है पता है आपको? आप देश, कोई भी देश या कोई भी स्टेट देखो एक कंट्री का, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है ना सर, वहाँ पे एजुकेशन देखना आप कितना हाई होता है। जहाँ पे एजुकेशन बेटर होता है ना सर, और जहाँ पे लोग ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान ध्यान देते हैं, मतलब उस एरिया में अगर आप देखो ना तो इम्प्रूवमेंट कुछ अलग तरीके से होता है, कंपेयर टू जो एरिया जहाँ पे स्कूलिंग एजुकेशन ज्यादा नहीं होता है। अगर आपको ये मेरी बात बुरी लगी हो तो सर आप फैक्ट चेक कर लो सर। नहीं नहीं, वो बात तो जब हम, सर ये बात तो बिल्कुल सच है। हम लोग को भी सर इतना समझ पाए उसके पीछे कारण ये था कि हमारे पापा काफी ज्यादा पढ़े लिखे, तो काफी गरीब फैमिली से ही थे, लेकिन काफी पढ़ लिख के उन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट जॉब हासिल किया, और जिससे कि ओवरऑल ओवरऑल फैमिली स्ट्रक्चर अच्छा हुआ। नहीं तो ओवरऑल देखा जी जाए सर। यहाँ पे भी लोगों को काफी स्ट्रगल है, और अभी भी लोग काफी स्ट्रगल में रह रहे हैं, और जी वो सर। कभी खत्म जी नहीं सर। होता है। लोगों को सही से एजुकेशन नहीं मिल पाता है। एजुकेशन जो मिलता भी है सर देखा जाए तो वो ऐसा एजुकेशन है जिसको आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको जी सर। वो चीज सिखाया जाएगा जो आपको ओवरऑल लाइफ में आपको उतना ज्यादा प्रभाव नहीं करेगा, वो अपने पेरेंट्स से ही सीख सकते हैं। जी सर। सर ये तो और फर्क आता ही आता है। और पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, और उसके साथ साथ सर कभी कभी ऐसा होता है ना, पेरेंट्स के अलावा आपकी सोच भी बहुत मायने रखती है सर। मैं फिर से यही बात पे जाऊंगा कि मेरे घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है सर। मेरे माता पिता दोनों पढ़े, मेरे पिताजी को पढ़ना लिखना आता है पर वेल एजुकेटेड नहीं है वो। मेरी माता को हिंदी थोड़ा बहुत आता है। पर उसके साथ साथ जो आपका माइंडसेट, जैसे जैसे आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हो ना, एजुकेशन पे, तो आप खुद ब खुद चेंज हो जाते हो सर। आपका ध्यान खुद ब खुद सर वो बदलता है, फिर आप आपके आसपास की चीजों को बदलना चाहते हो सर। और सर इंडिया एक के कुछ स्टेप जैसे तो किसी को राज्य है। सर लेना ही पड़ेगा। सर एग्जैक्टली परिवार सर, में सर किसी ना किसी किसी न को। किसी को स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, मैं ये कहता हूँ इसे कि किसी ना किसी को तो साइकिल तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो साइकिल घूमती रहेगी, चक्कर 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 चक्कर। किसी ना किसी को चक्कर को खोलना पड़ता है सर, है ना सर? औ- और सर देखा जाए तो ओवरऑल सर हम ये मानते हैं पर्सनली कि बाहर के लोग भी बिहार के बारे में जो परसेप्शन बनाते हैं, आप किसी के राज्य में जाते हो, आप यूएस गए हुए हो, तो अगर आपको हम्म। मान लीजिए कोई बोल भी देता है या फिर कुछ भी, अगर हम कोई भी बिहार से भी जाता है तो आप उसको एज 100% निगेटिव नहीं ले सकती हो, क्योंकि आप वहां पे गए हो अपॉर्चुनिटी के लिए। इस बात में कोई जी सर। गलत नहीं है। जी सर। तो ओवरऑल गए तो बिहार को लेकर पर्सपेक्शन भी काफी ज्यादा अलग अलग, और बिहार काफी डाइवर्स है। और बिहार का आप एक विलेज में भी जाओगे तो वहां पे आपको एक एक तरफ आपको एक ऐसा सोसाइटी मिलेगा जहाँ का लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है, वहीं पे आप एक ही गांव में एक ही विलेज में आपको दूसरे तरफ ऐसा भी लाइफ स्टाइल मिलेगा जिसके बारे में सोच नहीं सकते जी सर। पर्सनली जी सर सर, देखा जाए। ये ऐसा, ये अब आपने काफी हर चेंजेस जगह आ है रहा है, सर। लेकिन वो अभी भी है, वो अभी भी बट है जहाँ पे बट काफी काफी फर्क है, काफी फर्क है। जी सर, पर उम्मीद रखिए सर बदलाव आएगा, और बदलाव की एक बात है कि वो आराम से आता है, थोड़ा स्लो आता है पर आता जरूर है।
एंड इंशाल्लाह आप बिहार में भी अच्छे और बदलाव, बड़े बदलाव आएंगे। नहीं, नॉट जस्ट बिहार, बट उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में, पूरे इंडिया में बदलाव आएंगे, जहाँ पे अभी हमारी सोच और सर बहुत बदलेगी। सोच सर बदलना पड़ेगा, लोगों को एजुकेशन देना पड़ेगा, और साथ ही साथ इंडिया के लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा। अभी हमारे देश में अभी ये लोग समझ रहे हैं कि हम सुपर पावर बन गए। हमारा सर जितना अभी इकोनॉमी है, इतना जब चीन का इकोनॉमी 2006 में था, 2006 में, 17/4/2006 को सर मेरा जन्म हुआ था। 2006 के टाइम में ही सर चीन का जीडीपी $3.56 ट्रिलियन के आसपास। जी चीन सर। का उस टाइम इकोनॉमी ग्रोथ 10% से ज्यादा था, 10% से ज्यादा चीन का इकोनॉमी ग्रोथ था उस टाइम में। हमारा तो सर 7% ही है। तो अभी हमको बहुत मेहनत, अभी जरा हम एक ही बात बोलते हैं इंडिया के लोगों को कि दिमाग ठंडा रख के अभी जो है मेहनत में लगे रहो। अभी सर कुछ मत सोचो। अमेरिका अमेरिका सर वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तो आइसोलेशन के पॉलिसी में था। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना इकोनॉमी पे ध्यान देना है, तभी नहीं इतना जी आगे सर। बढ़ा है। अच्छा, काफी सारे लोग सोचते हैं कि यूएस को युद्ध में हरा देंगे, ये होगा, चाइना को हरा देंगे, ये कर देंगे। सर यूएस सर इतना पैसा है उसके पास, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर को फंड ही यूएस ने किया है। आप सेकंड वर्ल्ड वॉर सर में देखेंगे, सर वो छोड़ दो आप, सोवियत यूनियन वो को छोड़ हथियार दो। किसने दिया? नहीं सर, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर को तो किया ही, वो आज भी जितने वॉर चल रहे हैं ना सर, मेजोरिटी ऑफ फंड सब यूएस से फंड जाता है वही कर सर। रहा है। एग्जैक्टली सब फंड तो सर वहीं से, हथियार यूएस वहीं को से जाता है, फंड वहीं से जाता है। यूएस को कोई अभी भी का तो देश, सर मैं ये लड़ाई, कहा, अभी कोई भी अभी देश का तो अगर ये लड़ाई सर हम सोचता है। उसको, बोलो सर, आप बोलो, अभी सॉरी सर आप बोलो। अभी का जो सर लड़ाई चल रहा है यूएस में, दुनिया में देखा जाए तो यूएस जो फंड कर रहा है, वो एक कुचिया है हमारी नजर, वो छोटा छोटा है। आप सर सेकंड वर्ल्ड वॉर में सर कितना बड़े लेवल पे हथियार यूज हुआ था, उस समय के टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप देखो, इतना बड़ा नाजी सेना, इतना बड़ा जैपनीज एम्पायर, एक्सेस जो पावर था कितना बड़ा था। और ये सोवियत यूनियन को, ब्रिटेन को हथियार अमेरिका पहुंचा रहा था, ऑस्ट्रेलिया को संरक्षण दे रहा था, जापान से लड़ रहा था, न्यूक्लियर बम को बना रहा था, और खुद भी सर लड़ रहा था। सब कुछ तो सर यूएस यही ही तो, दे रहा था। सब तभी तो मैं ये कह रहा हूँ ना सर कि यूएस, भले लोग कितना बुरा भी बोल ले, कोई देश परफेक्ट नहीं है, पर एक बात है यूएसए की, कि इससे पंगा शायद ही कोई देश लेने की सोच सकता है। और मैं ये भी कह रहा हूँ सर, कोई देश है ना, कंबाइन होके भी, अगर दो तीन देश कंबाइन होके भी अगर पंगा लेने की सोचे ना सर, तो भी भारी पड़ेगा यूएसए, क्योंकि मैं दुनिया का मैं 60% डिफेंस बजट ही यूएस का है। मतलब आधी दुनिया एक तरफ और आधा दुनिया, मतलब पूरा दुनिया एक तरफ और यूएस एक तरफ रहेगा ना सर, तब भी सर ज्यादा फर्क नहीं है। सर दुनिया में सब पावरफुल एग्जैक्टली। देश ही कितना है? अगर एक सेकंड हम यूएस सोचते हैं, लड़ाई में कूद गया पूरी दुनिया के साथ, तो एक तो चाइना है, रसिया है, और इंडिया भी है, थोड़ा सा पावरफुल कंट्री है ओवरऑल देखा जाए तो। और पाकिस्तान सबको ले सकते हो, वो मिडिल या स्मॉल पावर में ही आएगा। इंडिया भी एक मिड पावर है, सुपर पावर नहीं है। तो चाइना और रशिया को एक साथ यूएस हरा सकता है। उसके बाद सर कौन टिकेगा? अफ्रीका को तो सर वो उसका एक बटालियन भेज देगा, एक कमांड भेज देगा, जो उसका यूएस का जो कमांड फोर्स है, तो वो एक बार में कंट्रोल कर लेगा पूरे कॉन्टिनेंट को। और जी एशिया सर। को भी, और यूरोप में भी एंड खुदा, यूएस को कोई कुछ कर नहीं सकता। और सर एक और बात, खुदा जाने, ऊपर वाला जाने, एरिया 51 में ये लोग क्या क्या बना रहे बैठ के। इनके पास प्लेन, इन्होंने वो पहली प्लेन जो उसके बनाया वो पीछे सर साउंड की स्पीड से ज्यादा जाता है सर, सोचो आप, फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड वो इनकी प्लेन सोवियत जाती यूनियन, है फाइट। सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए बनाया गया था प्रोजेक्ट यूएस का। सर यूएस काफी एडवांस है मिलिट्रली, उसको इतना जी आसान सर। नहीं समझे दुनिया। और टेक्नोलॉजी भी, चाइना खड़ा ही, चाइना जो इतना कूद रहा है आज के समय में, या फिर जो चाइना के सपोर्ट पे दुनिया में देश सब कूद रहा है, चाइना को फैक्ट्री दिया किसने? अमेरिका ने। जी चाइना सर। को फैक्ट्री दिया किसने? सोवियत यूनियन के खिलाफ जो है, सारा का सारा जो इकोनॉमी ग्रोथ हुआ डेन जोंगपिंग के समय में हुआ था, जो 1970 का ये बात है, जब डेन जोंगपिंग जो चीन के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त जो है अमेरिका के साथ जो चीन ने जो ट्रीटी साइन किया था, और उस वक्त कई सारे लाखों महिला भी चीन से यूएस गया था। ये जी काफी सर। सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये सच हुआ था सर। काफी मतलब लाखों में शायद महिला जो थे, वो चाइना से यूएस गए थे उस समय में। सर और उसी के साथ साथ वहां पे इंडस्ट्री लगा था कल्चर इंटीग्रेट करने के लिए, चाइना टाउन बनाया गया था यूएस के अंदर में। अभी सर सर इंडिया का इमिग्रेशन शुरू हुआ है चाइना में।
इतना तेजी से। जी सर। पर अभी इंडिया का इमिग्रेशन यूएस में शुरू हुआ है, जो आप लोग देखते हैं लाखों इंडियन कम्युनिटी है। लेकिन पहले अभी सबसे ज्यादा जो इमिग्रेंट कर रहे थे वो चाइनीज ही थे, अभी भी सेकंड नंबर पे। जी सर। जी सर, मैंने वो एक शो देखा था रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे, उसमें वो उसी के बारे में था कि हाउ मेनी चाइनीज वर कमिंग टू यूएसए एट दैट टाइम। वो सब बात सही है सर, पर ये बात है कि सब बात की एक बात है कि सर इस टाइम पे भले यूएसए कैसी भी दिखती हो, अमेरिका कैसा भी दिखता हो, भले कुछ लोग अच्छा बोलते हो बुरा बोलते हो, बट अपॉर्चुनिटी आज भी यहाँ पे है और देश अभी भी पावरफुल है। इकोनॉमी आज भी, अगर यूएसए को अगर सर्दी लगती है तो पूरी दुनिया को जुकाम लग जाता है, बिकॉज पता है कि यूएसए की अगर इकोनॉमी गिरती है तो हम देखते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी गिर जाती है, हर देश की इकोनॉमी में डॉलर सर, खलबल मच जाती डॉलर सर वही है है ना? ना। एग्जैक्टली डॉलर, exactly. तो डॉलर मेरे हिसाब सर से ग्लोबल करेंसी। एग्जैक्टली सर, तो मेरे अभी हिसाब जो से है, यही मैं आप। अभी जो है, अभी भी सर देखा जाए तो सर अभी जो है प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प, जो है वो यही बोल रहे हैं ना कि हम डॉलर को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर डॉलर प्रोटेक्ट रहा तो अमेरिका को कोई नहीं हरा सकता है। आप कितना भी लड़ाई कर एग्जैक्टली लो, जितना लड़ाई करना है एग्जैक्टली करते रहो, क्योंकि सर अमेरिका को रिसोर्सेज का कमी नहीं है। सीधा जी बात है, सर। अमेरिका को रिसोर्सेज का कमी नहीं है। जितना रिसोर्सेस अमेरिका के अंदर में है, आप सोच नहीं सकते। और कम पड़ेगा तो वहां पे बगल में कनाडा है जो रिसोर्सेस से और भरा हुआ है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, अमेरिका भी दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट कंट्री है। जी सर। तो ये सब इतना जमीन बड़ा है, भारत से सब 3 गुना या 4 गुना बड़ा अमेरिका साइज में, आप जी सोच सर। सकते जी सर। सर ये बात ये है ना कि देखो रशिया का भी लैंड बहुत बड़ा है, पर रशिया का आधे से ज्यादा लैंड में कुछ उगता नहीं है, पर अमेरिका का लैंड बड़ा है और मोस्टली हर जगह पे फर्टाइल फर्टाइल लैंड है। है, तो वो पावर बना देता है। ग्रेट मिसिसिपी रिवर है सर, ग्रेट मिसिसिपी रिवर, जो कि अमेरिका का पूरा इकोनॉमी वहीं से होता है। शिकागो है, सारा सारा जो मेन इकोनॉमिक जाइंट्स, ग्रेट सर मिसिसिपी रिवर से ही है। फिर फिर अलास्का है हमारे पास ऑयल के लिए। कित- रशिया से जो आज तक रसिया उससे बचता रहा है। रसिया आज भी उसको लेकर बचता रहा है। वो लोग सोचे थे, रशियन एम्पायर ने सोचा था उस समय में कि ये किसी काम का जमीन नहीं है। मतलब बकवास तो लैंड वो बेच भले के नहीं निकल गए। कर पा रहे थे, कोई फायदा नहीं है, वो बेच दिए थे यूएस को। अब वो इतना सर, वो दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता लैंड बिका है आज तक देखा जाए तो पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में। इतना सस्ता पर किलोमीटर के हिसाब से, जो अगर पर एकड़ देखा जाए तो सबसे सस्ता जमीन है यूएस, जो अलास्का खरीदा था रसिया से। वो जी सर। आज के समय में पर कुछ सर डॉलर बनता है। सर आपके पास बहुत नॉलेज है, आप, मैं अभी आपका चैनल देखते रहूंगा, और आपको कुछ भी एनी इंफॉर्मेशन इफ यू नीड, अगर आपको कोई आई डोंट नो मैं कितना काम आ सकता आपके, बट यू हैव माय फोन नंबर सर आप व्हाट्सएप मुझे पे है सर मुझे बहुत काम आ सकते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए सर, क्योंकि सर। सर मैं भी अपना और नॉलेज इंप्रूवमेंट करने के लिए सर ये मेरा अगला टारगेट यही है कि हम सर इसी चैनल पर काम करें, थोड़ा सा अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग कर सके, ग्रो करके, जिससे कि सर आगे जी चल सर। के हम कोशिश यही करें कि इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई कर सके, जो हमको एक्सपोजर मिले बाहर का, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो दुनिया काफी बड़ा है। और आप जो बाहर के लोगों के साथ मिलते हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ, तो आप में वो नॉलेज आएगा जो आप इंडिया में बैठ के आप किसी भी संस्थान से कभी नहीं सीख सकते। ये बात तो सही बोले सर। और सर और अगर उसमें आप कभी, आप जैसे एक्सपीरियंस नॉलेज, आप जैसे एक्सपीरियंस आदमी का उसमें सर बहुत जरूरत चाहिए हमको सर आपको जब पर्सनली। भी जरूरत पड़ेगी यू हैव माय फोन नंबर, आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई जल्द से जल्द कोशिश करूंगा देने की सर। और जब आप पढ़ाई करते जाओगे, अगर आपको वीज़ा प्रोसेस ये वो जो भी आपको जानना है कि कैसा होता है, कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने बहुत लोगों को किया है सर। अभी कितने लोग आए अलग अलग जगह से, दोस्त लोग ऐसे ही मेरे को फ़ोन करते मैसेज करके, मैं लिटरली उनके साथ फ़ोन पे बैठ के उनको ऐसा मैं करता हूँ कि जैसे मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना लोग कैसा इंटरव्यू लेते हैं जब आप वीज़ा के लिए जाते हो। मैं 5 बार जाके आया ऑलरेडी, तो ऑलमोडी ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। तो मैं लिटरली उनके साथ ऐसे बैठ के बोलता हूँ कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँगा, जैसा वीज़ा वाला लेगा, अब तुम मुझे जवाब दो। और जहाँ पे भी वो गलत होते हैं, तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि आप यहाँ पे ये गलत बोल दिए, ध्यान रखो इस चीज़ पे। तो जितने लोगों को भी आज तक मैंने ट्रेन किया हूँ, सबको वीज़ा मिला है सर। और टेंशन मत लो, मैं इसका कुछ बहुत पैसा-वैसा नहीं लेता, क्योंकि मेरी उम्मीद है कि हर किसी को अपॉर्च्युनिटी मिलना चाहिए। बहुत सर इसी तरीके के सोच के सर अगर रखें, और इसी तरह के अगर लोग अगर सोच रखें, तो ये दुनिया सर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह सर, दुनिया बहुत दुनिया अच्छा आज हो भी जाएगा। अच्छी है,
दुनिया आज भी अच्छी है सर, बस थोड़े लोग खराब हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सब सही हो जाए, फिर दुनिया और अच्छी हो जाएगी, जैसे आपने कहा। एंड यू हैव अ रियली गुड नॉलेज, मैं आपसे बहुत कुछ सीखा। गुड नॉलेज मैन, सो प्राउड ऑफ यू सर एंड सबसे इम्प्रेस्ड। ज्यादा सर आपसे सर हम सीखे हैं। सबसे ज्यादा सर आपसे हम सीखे हैं। काफी हमको सर आपसे बातचीत करके पर्सनली यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिला है। सबसे बड़ा सीख यहाँ पे हमको एक ही मिला है, जो कि हम समझते हैं हमको सर, ये अब हम जिंदगी में हमेशा इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस टॉपिक पे आपको नॉलेज ना हो वहां पे आप मिनिमम बोल के शांत हो। सर हम बहुत काफी अच्छी। बार बोल देते हैं, जिस टॉपिक पे नॉलेज नहीं होता उस पे भी सर हम बोल देते हैं लेकिन यहाँ पे इस चीज को देखा जाए ठीक है सर, सर, उतना चलेगा। एक्सपीरियंस भी सर अभी हमको तो नहीं है। अभी सर इतना एक्सपीरियंस भी सर जिंदगी का नहीं हुआ है। आज भी सर घर सर हम रहते हैं अपने घर में ही, ज्यादा बाहर गए नहीं, पेरेंट के केयर में ही रहते हैं। और काफी सर अच्छे तरीके से सर केयरिंग किया गया है हमारा। आज भी हम सर हमको नहीं पता है कि मार्केट कहाँ है, क्या चीज कहाँ है, आज तक भी इतना हमको इस तरीके से रखा गया है सर। इसी कारण से ज्यादा तो हमको भी दुनिया का नॉलेज सर नहीं है। पर कोशिश करो दुनिया का नॉलेज लेने की सर, क्योंकि आप दुनिया में रहते हो एंड आपका नॉलेज वैसे तो पूरी दुनिया का बहुत अच्छा है, तो आई डोंट नो आप तो क्या बोल ओवरऑल रहे कि मैं ग्लोब का ये। सर नॉलेज है सर। हाँ मतलब ओवरऑल डे टू डे लाइफ में जो आप बोल रहे हैं वो नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप आएंगे जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, तो इसमें तो सर काफी हमको इंटरेस्ट है। और सर हम बच्चे से ही जो हमको मार्स के बारे में जो है स्पेस पे काफी पढ़ना, जब हम 10 या 15 ईयर के आसपास में थे, मतलब हम बच्चे से कंप्यूटर चलाते हैं। 11-12 ईयर के ओल्ड में जब बच्चा सब कार्टून देखते हैं, उस समय सर हम मार्स के कोलोनाइजेशन को देखा करते थे। जो वीडियो से नहीं बनाता अंतरिक्ष टीवी सब, जो जी सर। इस तरीके नहीं सर से आप, जाएगा भविष्य में, शनि ग्रह पे हम जा चुके हैं और यहाँ पे ये मौसम है, इस तरीके का है दुनिया। नहीं सर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। नहीं, आप जिस जिस दिशा में आप जा रहे हो ना सर, आप इसी तरह मेहनत करोगे और सर आपकी नॉलेज अगर इसी तरह आप रखोगे, आपका जो इंटरेस्ट है, देयर इज नो वे कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी सर, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। एंड बहुत बहुत बट एक धन्यवाद सर। वीडियो एक सर लंबा हो गया सर, अगर आपको प्रॉब्लम है तो कट कर सकते हैं, नहीं है तो फिर कंटिन्यू रखेंगे नहीं, अभी मैं थोड़ा सोने जाऊंगा अगर क्योंकि आप बिजी पौने हैं तो। 11 बज गया, ऑलरेडी रात के 11 बजने वाले हैं। तो ठीक है, और ठीक है। लेकिन मैं जाने से पहले आपको एक बात बोल दूं कि बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। और लाइफ में अगर जब आगे बढ़ जाओ, सक्सेस आ भी जाए ना सर, तो ये मत सोचना कि आप कहीं पहुंच गए। आप हमेशा ये सोचना कि ये मेरी जर्नी है और मुझे और आगे जाना है। तो जिस दिन आप ये सोच गए कि हम सफल हो गए, उसी दिन आपका अंत हो गया। जिस दिन आप अपने जिस किसी भी क्षेत्र में आप हो सर, जी सर। जिस किसी भी क्षेत्र में हो, ये हम एक्सपीरियंस हमको कैसे मिला, तो जब सर हम टेक्निकल चैनल चलाते थे, उससे पूजा करके अपना नाम पे ही चलाते थे, तो सर जी टेक्निकल सर। का हमको शुरू से मोबाइल फोन का काफी इंटरेस्ट रहा है। तो हम लगभग एक साल में उस मतलब 2018-17 के बाद है सर 10 के सब्सक्राइबर हासिल कर लिए थे उस बाप रे। समय में। तो काफी काफी उस समय में सर काफी मतलब हिंदी में उतना मार्केट भी ग्रोथ नहीं ना था, तो काफी हम्म। अच्छा ग्रोथ था। तो हम ये सोचे काफी अच्छा हुआ, तो हम काम करना बंद कर दिए और जो होता है फिल्म देखना हो गया, दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो गया, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे भी लग गए थे। हम इधर बिल्कुल ही काम नहीं करते थे। जो यूट्यूब के लिए जो टाइम हम डिसाइड किए तो उस समय हम घूमने चले जाते थे या फिर मूवी सब देखने लग जाते थे। तो एक साल के अंदर अंदर ही सर मेरा पूरा का पूरा चैनल सर एकदम खत्म हो गया। उस दिन हम एक नहीं चीज सर। सीखे कि आप चाहे कितना भी सफल हो जाए, जब आप उस चीज पे जो किस भी क्षेत्र में आप बिल्ड किया उस पे काम करना बंद करेंगे, उसी दिन से आपका अंत शुरू हो जाएगा। जितना आप क्योंकि मेहनत सब किए होंगे आप उतना लंबा टिकेंगे, लेकिन अंत हो जाएगा आपका एक दिन। एकदम सही बोले सर, एकदम सही बोला, बहुत सही बोले सर। और इसी उम्मीद और इसी थॉट को हमेशा रखना चाहिए सर, मेरा मानना है कि जिस दिन सफलता एक जगह नहीं है जहाँ आप पहुंचते हो, सफलता एक सफर है एक जर्नी है जो सर। जो आप हर रोज तय करते हो, समझे? सर ठीक बहुत है बहुत सर, धन्यवाद सर बहुत जुड़ने बहुत के लिए शुक्रिया सर। बुलाने के थैंक लिए। यू सो आपके मच। साथ आपके साथ बात करके बड़ा मजा आया एंड कसम से, सच में आपकी सर नॉलेज मुझे भी बहुत अच्छी है, पर्सनली बहुत इम्प्रेसिव है। आई एम वेरी हैप्पी एंड इम्प्रेस एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैंने इस चैनल को आपको ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो राइट। मच, बहुत बहुत राइट सर, धन्यवाद। बाय। ओके सर, बाय। बाय।